हम्म, हो गया। कल हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप राशियों के स्वामी याद करेंगे या पढ़ के आएंगे। क्या आप सभी लोगों ने किए? किस राशि का कौन स्वामी है? क्या आप सभी लोगों ने देखा था कल? जी देखा था। मैसेज से बताते रहिए, जिन्होंने पढ़े हैं वो बता दें। कल हमने राशियों के स्वामी कहा था कि आप राशियों के स्वामी पढ़ के आएंगे, तो कितने लोगों ने पढ़े हैं एक बार मैसेज से बताएंगे। क्योंकि आज जब हम विचार करेंगे तो उसमें राशियों के स्वामी का बड़ा महत्व होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अगले भाव की ओर बढ़ते हैं। हमने प्रथम भाव और द्वितीय भाव का अध्ययन किया था और समझा था कि यदि प्रथम भाव में शुभ ग्रह बैठते हैं तो आपके जीवन में सरलता लेकर के आते हैं, आपके जीवन में श्रेष्ठता लेकर के आते हैं। कैसी श्रेष्ठता? जिस प्रकृति का वो ग्रह है वैसी प्रकृति आपकी हो जाती है। या यदि वहां पर पाप ग्रह है तो अपनी प्रवृत्ति आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में वो झलकती है उस ग्रह के समान। तो प्रथम भाव से हम अपने बारे में विचार करते हैं कि हमारा या जिस जातक की कुंडली हम देख रहे हैं उस व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति की बनावट, उस व्यक्ति का रहन सहन, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। फिर दूसरे भाव का विचार किया तो दूसरे भाव का नाम, जैसे बताया कि दूसरे भाव का नाम है धन भाव। तो धन भाव से अर्थ है कि आपकी जेब में जो धन है, आपके पास जो धन है वो कैसा रहेगा, कितना रहेगा। और जिस ग्रह के कारण, जिस ग्रह का संयोग आपके दूसरे भाव से होगा, उसी ग्रह, वही ग्रह कारण बनेगा आपके धन का, आपके संचित धन का कारण वही बनेगा। ठीक है। कुटुंब के बारे में विचार करते हैं, वाणी के बारे में विचार करते हैं, आपकी कैसी रहेगी वाणी, किस तरह की बोलचाल आपकी होगी, या घर के साथ, परिवार के साथ, कुटुंब के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। ये सारे विचार हम दूसरे भाव से करते हैं। अभी हम सामान्य विचार करते हुए चल रहे हैं, फिर और डिटेलिंग करेंगे आगे आगे। अब हम तीसरे भाव को पढ़ते हैं, तीसरे भाव को अध्ययन करते हैं। तीसरा भाव, तीसरे भाव का नाम है पराक्रम। तीसरे भाव का एक नाम है पराक्रम। प्रयास करें सभी लोग अपनी वीडियो को ऑन रखें। आप वीडियो ऑन रखेंगे तो प्रत्यक्ष कांटेक्ट होता है। तो तीसरे भाव का नाम है पराक्रम भाव, और एक नाम है तृतीय भाव का सहज भाव। सहज का अर्थ होता है भाई। ज शब्द से हम लोग जन्म का अर्थ लगाते हैं, जैसे आत्मज। तो हम हमसे जिसने जन्म लिया तो हमारा आत्मज है, और जिसने हमारे साथ जन्म लिया या हमारी माता जी से जन्म लिया तो वो क्या कहलाता है? सहज कहलाता है। तो सहज का भाव है और पराक्रम का भाव है, दो नाम इसके हैं। इससे देखते क्या क्या है। तो पराक्रम का सबसे पहला लक्षण है कि बल। आप में कितना बल रहेगा, आप कितने बली होंगे, आप में बाहुबल कितना रहेगा। तो यदि आपके तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठते हैं तो आपको क्या लगता है आप कितने बली होंगे? आप मैसेज में बताएंगे बल कितना होगा जातक के अंदर। अगर वहां पर बृहस्पति बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, या वहां पर शुक्र बैठा हो, तो क्या जातक बली होगा? ठीक है, ज्यादा नहीं होगा। ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि बल के लिए चाहिए कठोरता, और कठोरता वही ग्रह दे सकता है जिसकी प्रकृति कठोर हो, जिसकी प्रकृति क्रूर हो। तो तीसरा भाव वो स्थान है
जहां पर पाप ग्रह बैठ करके शुभ फल प्रदान करते हैं। तीसरे भाव में यदि मंगल बैठे तो व्यक्ति बड़ा बलशाली होगा, बड़ा पराक्रमी होगा। क्यों? क्योंकि मंगल की प्रकृति कैसी है? मंगल की प्रकृति है सेनापति की, मंगल की प्रकृति है युद्ध कौशल की, पराक्रम की, साहस की। मंगल साहसी है। और तीसरा स्थान किसका है? साहस का है। एक और बात समझेंगे कि जब हम कुंडली में विचार करते हैं, ये तो बेसिक वर्कशॉप है। बेसिक वर्कशॉप का मतलब होता है कि ज्योतिष के बेसिक विषयों पर चिंतन करना, बेसिक विषयों को जानना, फंडामेंटल्स को जानना। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए अगली वर्कशॉप में यदि आप एनरोल करते हैं, तो उसमें आप समझेंगे कि धन के तो 5 स्थान है कुंडली में, साहस के भी 4 स्थान है कुंडली में, पुत्र के भी 3 स्थान है, विवाह के 3-4 स्थान है, कार्य क्षेत्र के तो 6-7 स्थान है। तो कैसे हम समझेंगे कि व्यक्ति साहसी होगा नहीं होगा? या मान लीजिए हमने कहा कि तीसरा स्थान साहस का स्थान है, पराक्रम का स्थान, और दूसरी तरफ हमने कहा कि मंगल पराक्रम का कारक है, मंगल ग्रह पराक्रम का कारक। तो आपके मन में ये शंका होती होगी कि क्या हम तीसरे स्थान से व्यक्ति का पराक्रम देखेंगे या हम मंगल से पराक्रम देखेंगे? तो कुंडली देखते समय कुंडली में हमें सिर्फ ज्योतिषी का कार्य यही होता है कि वो कैलकुलेट करे, वो देखे कि मंगल की स्थिति कैसी है। मंगल की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी है और तृतीय स्थान की स्थिति कुंडली में अच्छी है, तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा। यदि दोनों में से एक चीज कमजोर है तो व्यक्ति का जो बल है वो उतना ही घट जाएगा। तो ये हम बाद में समझाएंगे कैसे आप भाव का बल देखते हैं, कैसे ग्रह का बल देखते हैं, ठीक है, और वो बल कितने प्रकार का होता है। तो तीसरा स्थान बल का स्थान है। दूसरा तीसरा स्थान छोटे भाई का स्थान है। तो यदि आपको कोई व्यक्ति आए, आपके पास कुंडली दिखाने के लिए आए, और आप उसकी कुंडली देख करके कहें कि तुम्हारा जो तीसरा स्थान है कुंडली में, जन्म पत्रिका में, उसका स्वामी अष्टम स्थान में जाकर के बैठ गया या छठे स्थान में जाकर के बैठ गया, ठीक है, इस कारण से आपके छोटे भाई को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों कहा? तीसरे स्थान का स्वामी, अच्छा तीसरे स्थान का स्वामी कैसे बनेगा कोई? तीसरे स्थान का स्वामी मंगल नहीं होगा। तीसरे स्थान का स्वामी वो ग्रह होगा जो राशि तीसरे स्थान में होगी, और उस राशि का जो स्वामी ग्रह होगा वही तीसरे स्थान का स्वामी ग्रह होगा। मान लीजिए हम काल पुरुष की कुंडली से समझते हैं। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में मेष राशि है, दूसरे में वृष, तीसरे में मिथुन, चौथे में कर्क, पांचवें में सिंह, छठे में कन्या, सातवें में तुला, आठवें में वृश्चिक, नौवें में धनु, दशम में मकर, एकादश में कुंभ और द्वादश में मीन। तो ऐसी स्थिति में काल पुरुष की कुंडली में पहले स्थान का स्वामी होगा मंगल, क्योंकि मेष राशि है। दूसरे स्थान में वृष राशि है, इसलिए दूसरे स्थान का स्वामी होगा शुक्र। तीसरे स्थान में मिथुन राशि है, इसलिए स्वामी होगा बुध। तो मान लीजिए किसी की कुंडली ऐसी ही है जिसमें मेष लग्न है, तो तीसरे स्थान का स्वामी हुआ बुध, और बुध जा करके छठे स्थान में बैठ गया। तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे कि आपके छोटे भाई की स्थिति, आपके छोटे भाई का जो व्यक्तित्व है, जो जीवन है, वो कष्टमय होगा, उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों कहा गया? आपको हमने भावों की संज्ञाएं लिखवाई थी, केंद्र भाव हैं, त्रिकोण भाव हैं, ठीक है, त्रिषणाय भाव हैं। तो उसमें छठा स्थान किस संज्ञा के अंतर्गत आया था? आप एक बार बताएं, मैसेज करके बताएं।
छठा स्थान की क्या संज्ञा है? छठे स्थान की कौन सी संज्ञा होगी, क्या नाम होगा छठे स्थान का? मैसेज करके बताएं, छठे स्थान का क्या नाम है? अपोक्लिम तो नहीं लिखवाया था हमने, अच्छा वो पीडीएफ से देखा था आपने। अपोक्लिम के अलावा इसका एक त्रिषडाय में भी आता है, त्रिषडाय में भी छठा स्थान आएगा, ठीक है। तो त्रिषडाय जो स्थान है वो कुंडली के अशुभ स्थान कहे गए हैं, कष्टकारक स्थान कहे गए हैं। तो यदि वहां पर जाकर के कोई ग्रह बैठता है तो वो ग्रह कमजोर हो जाता है, उपचय में भी आता है, बिल्कुल सही कहा आपने। त्रिषडाय और उपचय में एक ही अंतर है कि एक भाव उसमें उपचय में ऐड हो जाता है, एक भाव अतिरिक्त है, ठीक है। तो छठे स्थान में यदि कोई ग्रह जाकर के बैठेगा तो वो क्या कर देगा, अपनी शुभता को खो देगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो यदि तीसरे स्थान का स्वामी जाकर के छठे में बैठ जाए तो कमजोर हो जाएगा, तो तीसरे स्थान को कमजोर कर देगा। इसी तरह यदि किसी की कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर हो, मंगल पीड़ित हो, मंगल निर्बल हो, तो तब भी व्यक्ति के छोटे भाई की स्थिति क्या रहेगी, अच्छी नहीं होगी। इसके बाद आता है भाई और बहन, दोनों आ गए, छोटा भाई और बहन इसमें। उसके बाद आता है नौकर। क्या आपको नौकर का सुख मिलेगा? क्या आपको सर्वेंट्स मिलेंगे लाइफ में? क्या आपके आगे या आपके लिए काम करने वाले लोग होंगे जीवन में? तीसरा स्थान बताएगा। यदि तीसरे स्थान में शुभ ग्रह है, यदि तीसरे स्थान में शुभ ग्रहों का अर्थ क्या हो गया, स्थान के हिसाब से शुभ ग्रह, ठीक है। यदि तीसरे स्थान में आपके, एक और चीज है कि शुभ और अशुभ की स्थिति अभी हम नैसर्गिक मान के चल रहे हैं कि जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह, शुभाशुभ उनकी स्थिति से भी बदलते हैं कुंडली में। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह यदि वहां जाकर के बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, वहां पे चंद्रमा बैठ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति को नौकर चाकर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे में व्यक्ति को नौकर चाकर मिलेंगे। लेकिन यदि अशुभ ग्रह जाकर के बैठ जाए तो वो व्यक्ति डोमिनेट करेगा। मान लीजिए ऐसे व्यक्ति के लिए लोग काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, या तो उसके प्रभाव में काम करते हैं या उसके डर से काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसा व्यक्ति फौज में चला जाए, आर्मी में चला जाए, तीसरे का मंगल हो किसी का, या तीसरे का शनि हो किसी का, राहु हो, तो आर्मी में चला जाए तो उसके लिए काम करेंगे आगे लोग, ठीक है। पुलिस में हो या किसी और ऐसे डिपार्टमेंट में हो। तो इसलिए तीसरे स्थान में शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति जो है नौकर चाकर उसे मिलते हैं। इसके बाद आता है धैर्य, पेशेंस। पेशेंस आपका तीसरे भाव से देखा जाएगा। यदि वहां क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, तो व्यक्ति के अंदर पेशेंस की कमी होगी, ठीक है। यदि वहां पर शुभ ग्रह हैं, सत्व गुण के ग्रह हैं, तो व्यक्ति के अंदर बड़ा पेशेंस होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं फेफड़े, लंग्स। आपके लंग्स कैसे रहेंगे, तीसरा भाव बताएगा। तीसरा भाव यदि अच्छा है तो व्यक्ति के लंग्स अच्छे रहेंगे। तीसरा भाव यदि कमजोर है तो व्यक्ति के लंग्स क्या होंगे, कमजोर होंगे, ठीक है। इसमें भी जो वायु तत्व के कारक ग्रह हैं, यदि वो जाकर के तीसरे स्थान में बैठ जाएं तो व्यक्ति के लंग्स बहुत अच्छे होते हैं। वायु कारक कौन से ग्रह हैं? वायु कारक ग्रह है शनि, ठीक है, वायु तत्व शनि का है। और कई ग्रह हैं जिनका वात पित्त तत्व है या वात कफ है। तो वात जो कारक होता है, वात का अर्थ होता है वायु। वायु कारक जो ग्रह होंगे यदि वो जाकर के बैठ जाएं तो व्यक्ति के लंग्स अच्छे रहेंगे, ठीक है।
अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे आप? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कुंडली दिखाने के लिए आया, जन्म पत्रिका दिखाने के लिए आया, और आपने उसकी जन्म पत्रिका खोली और आपने देखा कि इसके तीसरे स्थान में शनि बहुत पीड़ित अवस्था में है। यह इसके तीसरे स्थान का स्वामी शनि है, तीसरे स्थान में मकर या कुंभ राशि है, और उसका स्वामी शनि 12वें स्थान में जाकर के बैठ गया, 28 डिग्री का है, और उसे सूर्य देख रहा है। सूर्य क्या है? शत्रु है शनि का, है ना? तो वैसी स्थिति में आप कहें जातक को कि आप अपने लंग्स का ध्यान रखें, आप अपने फेफड़ों का ध्यान रखें, या अपने फेफड़ों को, लंग्स को चेक कराएं, क्योंकि आपको इनसे समस्या हो सकती है। समस्या कब होगी? जब दशा आएगी, जब शनि की दशा आएगी, तो शनि अपनी दशा में उसके क्या करेगा? दुख देगा, क्योंकि शनि किसका कारक है? दुख का कारक है। ठीक है, तो इसलिए तीसरा स्थान फेफड़ों का स्थान। और आपके कानों से संबंधित दिक्कतें आती हैं, किससे? जब तीसरा भाव कमजोर हो, तीसरा भाव पीड़ित। एक जनरल स्टेटमेंट हमने बताया था शुरू में कि किसी भी भाव को यदि आपको ये देखना हो एक नजर में, बस एक दृष्टि में, कि वो भाव अच्छा है या बुरा है, तो सिर्फ आप एक काम करिए, उस भाव में ये देखिए कि उस भाव में शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है या पाप ग्रह है। यदि किसी भाव में सौम्य ग्रह बैठा हो तो वो उस भाव को अच्छा करेगा ही करेगा। यदि किसी भाव में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह बैठ जाए तो उस भाव के फलादेश में, उस भाव में वो अशुभ स्थिति या कठिनता प्रदान करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि ज्योतिष का एक बेसिक नियम है कि ग्रह चाहे कितना ही श्रेष्ठ हो जाए या चाहे कितना ही निकृष्ट हो जाए, लेकिन ग्रह कभी अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। राहु किसी की कुंडली में कितना ही बढ़िया हो जाए, लेकिन राहु का जातक हमेशा मतलब ना किसी की सुनेगा, ना वो किसी का दबाव महसूस करेगा, ना उसे नीति रीति से कोई मतलब होगा, ना उसे धर्म से कोई मतलब होगा, ना उसे अध्यात्म से कोई मतलब होगा, ना उसे नैतिकता से कोई मतलब होगा। आप देखते होंगे कि कुछ बड़े लोग, मान लीजिए पैसे, खूब पैसे हों, बाहुबली टाइप के हों, और वो खूब मंदिर भी जाते हों, दान भी देते हों, लेकिन उनका जो व्यवहार होगा वो आपको लगेगा कि ये अपमानजनक है। मतलब वो आचार्यों के प्रति भी या ब्राह्मणों के प्रति भी, वो संतों के प्रति भी तभी तक आदर करेंगे जब तक उनका मन होगा। ठीक है, यदि संत ने उनके खिलाफ कोई बात बोल दी या कोई ऐसी बात बोल दी जो उनके अनुरूप नहीं है, तो वो जवाब देने से भी पीछे नहीं हटेगा, वो अपमान करने से भी पीछे नहीं हटेगा। तो क्योंकि राहु यद्यपि बहुत शुभ है, राहु ने उसे धन दिया, ऐश्वर्य दिया, सम्मान दिया, सब दिया, लेकिन राहु का अपना स्वभाव है, राहु का स्वभाव है दुष्टता, तो दुष्टता नहीं छोड़ता व्यक्ति। इसलिए ग्रह अपना स्वभाव जरूर रखे। तो कानों का कारक है तीसरा भाव, और कान भी किससे संबंधित होते हैं? वायु। ठीक है, तो यदि वायु कारक ग्रह शुभ हो और कान का जो स्वामी है, मतलब एक और चीज है, आप पढ़ेंगे जब राशियां पढ़ेंगे, कि हमारे शरीर में जितने अंग हैं उन अंगों का कारकत्व राशियां भी करती हैं। प्रत्येक राशि हमारे किसी ना किसी अंग की प्रतिनिधि होती है, जैसे मेष सर, वृष चेहरा, ठीक है, मिथुन कंधे, कर्क छाती, सिंह अपर स्टमक मतलब ऊपरी पेट, ठीक है, कन्या निचला पेट। तो यदि किसी की वृष राशि अच्छी है और उसका तीसरा भाव भी अच्छा है, तो आप उसे कहिए आपके कान अच्छे रहेंगे। या तीसरा स्थान का स्वामी पीड़ित है और वृष राशि पीड़ित है, तो कहिए कि आप अपने कानों का ध्यान रखें। कब रखें? जब तृतीयेश की दशा हो, जब तीसरे भाव के स्वामी की दशा हो।
ठीक है। और कंधे, कंधों का कारक है। कंधे का अर्थ होता है भुजाएं, भुजाओं का कारक है। ठीक है। भुजा के दो अर्थ हो जाते हैं यहाँ पे, अंग का भी कारक है और भुजाओं का अर्थ होता है बल। ऐसा व्यक्ति कितना बली होगा, कितनी मेहनत करता होगा, परिश्रम कितना करता होगा, क्योंकि भुजाओं को परिश्रम का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए तीसरे भाव से आपका परिश्रम भी देखा जाता है कि व्यक्ति कितना परिश्रमी है। अब ये समझिएगा, यदि आप में से अपनी कुंडलियां जिसे याद हो वो कनेक्ट करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की तीसरे भाव में पाप ग्रह बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से उसे कोई चीज नहीं मिलती, उसे कभी भी आसानी से सफलता नहीं मिलती। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में, जन्म पत्रिका में तीसरे स्थान में शुभ ग्रह बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को उतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे व्यक्ति को आसानी से उपलब्धियां हासिल हो जाती। एक इसमें विशेष वो रहेगा कि ये स्थितियां आपको कंट्रास्ट जो दिखेगा, मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, वो दिखेगा उस ग्रह की, उस भाव के स्वामी की या उस भाव के कारक की दशा में। कारण कारण ये है कि हम हमारी आयु प्रतिदिन बढ़ती है, हमारी उम्र हर रोज बढ़ती है, लेकिन हमें हर रोज अपनी आयु बढ़ती हुई महसूस नहीं होती। अचानक से कभी आप अपनी पुरानी फोटो देखेंगे 2 साल पहली, और आपको याद आएगा, आपको एकदम से अचंभा होगा, अरे मैं तो बहुत बदल गया, है ना। भाई चेहरा बदल गया, आकृति बदल गई, वेट बढ़ गया, घट गया। तो यद्यपि परिवर्तन तो प्रतिदिन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन तब महसूस होता है जब परिवर्तन के बीच में एक दूरी हो, एक ब्लैक एंड व्हाइट हो। तो दशाएं जब उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित दशाएं आती हैं, तब वो एकदम आपको कंट्रास्ट दिखाती है, बड़ा परिवर्तन दिखाती है। तो ये देखिए, तो तीसरे भाव से इतनी सारी चीजें हम देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव से, चतुर्थ भाव का नाम है माता, चतुर्थ भाव का नाम है माता, और एक नाम है सुख। चौथे भाव से क्या क्या देखेंगे। सबसे पहली चीज जो देखते हैं, वो देखते हैं कि आपके जीवन में सुख कितना है, आपके जीवन में सुख कितना है। ऐसे कितने लोग हैं आप में से जिनके चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, मैसेज करके बताएंगे। जिनके चौथे भाव में कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठा हो, कौन सा ग्रह है वो लिखेंगे। जिनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठा हो और कौन सा ग्रह है वो मैसेज करके बताएं। नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र और बुध भी शुभ ग्रहों में ही आता है। तो चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र। कोई नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके चतुर्थ स्थान में, अच्छा ठीक है, चंद्रमा है। तो आप देखेंगे शनि है, ठीक है। तो जिनकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह है, अच्छा वृश्चिक राशि, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह है, ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति रहेगी, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से शांत महसूस करेगा, इमोशनली शांत रहेगा। और यदि किसी व्यक्ति की चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहेगा। अब एक एक्सेप्शन है इसमें,
आमतौर पे दो लोग इसमें अपवाद कह सकते हैं। एक वो जिनकी चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, क्योंकि हमने बताया था कि चंद्रमा पापी भी होता है और शुभ भी होता है। चंद्रमा को ये देखने के लिए कि वो पापी है या शुभ है, बस ये देखिए कि अमावस्या से 5 दिन पहले का चंद्रमा और अमावस्या से 5 दिन बाद का चंद्रमा अशुभ रहता है, पापी स्वभाव का होता है। यदि किसी का जन्म एकादशी, द्वादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा पापी स्वभाव का होता है। ठीक है। और बुध का स्वभाव है, वो जिस ग्रह के संपर्क में आता है, जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है, उस ग्रह के जैसा फलित करना शुरू कर देता है। जैसे बुध शनि के साथ बैठ गया, मंगल के साथ बैठ गया, तो बुध जो है वो मंगल की तरह आचरण करेगा। ठीक है। तो इसलिए यदि किसी के चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो, अकेला शुभ ग्रह हो या दो शुभ ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में शांति उनके जीवन में रहती है। और विशेष रूप से दशाओं में, चतुर्थेश की दशा में या उस ग्रह की दशा में जो बैठा है। और जिस व्यक्ति के चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो, उस व्यक्ति को अशांति रहती है, मानसिक शांति नहीं रहती है। और विशेष रूप से जब वो अपने घर में हो, ऐसे व्यक्ति का घर उसे काटने के लिए दौड़ता है। सूर्य बुध शुक्र हो तो अच्छा होगा, क्योंकि बुध शुक्र दोनों एक साथ हैं। सूर्य बुध शुक्र हो तो अच्छा होगा, और तीनों की दशाओं में अच्छा महसूस करेगा। तो इसलिए व्यक्ति को, हाँ बुध राहु होगा तो खराब होगा, क्योंकि वो राहु की तरह एक्ट करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को शांति मिलेगी हमेशा अपने घर से बाहर, अपने घर से दूर। ठीक है। तो घर, क्योंकि सुख है, सुख और शांति दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। जो व्यक्ति शांत नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता। ठीक है। तो दूसरी चीज है कि घर, घर कौन सा? भौतिक घर। परिवार तो देखा था हमने दूसरे स्थान से, कुटुंब देखा था दूसरे स्थान से, घर देखेंगे चौथे स्थान से। मकान, आपका मकान कैसा होगा? क्या आपको अपने मकान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई जातक आपसे ये पूछने के लिए आए कि क्या मैं अपने जीवन में मकान बना पाऊंगा, क्या मैं कभी जमीन खरीद पाऊंगा, क्योंकि जमीन का कारक भी आइए, क्या मैं अपने जीवन में कभी वाहन ले पाऊंगा, वाहन का कारक भी चतुर्थ स्थान है। क्या मैं अपने जीवन में कभी सुखी हो पाऊंगा, बैठ के खा सकता हूं, इस चिंता से मुक्त हो सकता हूं कि मैं अगर कल के लिए नहीं कमाऊं तो कैसे चलेगा? तो उसका सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है? चतुर्थ भाव देखना है। यदि चतुर्थ भाव उसका प्रभावी हो, ठीक है। अब जब हम राशियों पे चर्चा करेंगे तो आप समझेंगे। वैसे वृष राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र की प्लेसमेंट बताएगी कि चौथा स्थान आपका कैसा है। शुक्र कहाँ है, कैसा है, किस स्थिति में है, कैसी दृष्टियां हैं, चौथे पे कैसी दृष्टियां हैं, इससे डिसाइड होगा कि चौथा स्थान कैसा है। लेकिन मूलतः अभी तो सिर्फ ये जानिए कि जिस स्थान में ग्रह बैठा है बस। यदि चतुर्थ स्थान में आपका कोई शुभ ग्रह बैठता है तो चतुर्थ स्थान को क्या कर देता है? बली कर देता है। चतुर्थ स्थान में अशुभ ग्रह बैठता है तो निर्बल कर देता है। इसी तरह, क्योंकि आपने दृष्टियां दृष्टियां याद है आपको, ग्रहों की दृष्टियां याद है। एक बार हमें फीडबैक जरूर दे दिया करें, ताकि हम फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे ना। यदि आपको याद है तो फिर बढ़ते हैं इस तरफ। एक बार मैसेज करें जिन्हें ग्रहों की दृष्टियां याद हैं, मतलब ग्रह अपने से कितना देखता है, कितना दूर देखता है, तो ये किसे किसे याद है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
सभी ग्रह अपने स्थान से सातवीं दृष्टि रखते हैं। ये तो सबको याद ही रहनी चाहिए, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। प्रत्येक ग्रह जहां बैठता है वहां से बिल्कुल सातवें स्थान पर 180 डिग्री पर दृष्टि डालता है। ठीक है, 12 स्थान है। तो यदि कोई ग्रह पहले स्थान में बैठा होगा तो सातवें को देखेगा, दूसरे में बैठा होगा आठवें को देखेगा, तीसरे में बैठा होगा नौवे को देखेगा, चौथे में 10, चतुर्थ से दशम को देखेगा। ठीक। और दशम को देखने के लिए कहां बैठना पड़ेगा? सभी ग्रहों को 10वें स्थान पे बैठना पड़ेगा। ठीक है। चतुर्थ को देखने के लिए दशम स्थान पे बैठना पड़ेगा। तीन ग्रह जो अपवाद हैं वो है मंगल, शनि और बृहस्पति। बृहस्पति को यदि चतुर्थ स्थान को देखना हो तो कहां बैठना पड़ेगा? या तो आठवें में बैठे, हाँ नहीं, 7, 8, 9, हाँ, या तो अष्टम में बैठे और या फिर द्वादश में बैठे। शनि को देखने के लिए या तो दूसरे स्थान में बैठे और या फिर छठे, 7, 8, 9, 10, सप्तम स्थान में बैठे। तो यदि सातवीं दृष्टि से समझते हैं, यदि कोई शुभ ग्रह दशम स्थान में बैठ करके, जिनकी कुंडलियों में ग्रह नहीं बैठे हैं वो समझिएगा, यदि कोई शुभ ग्रह दशम स्थान में बैठ करके आपके चतुर्थ भाव को देखता है तो वो आपके चतुर्थ भाव को बल प्रदान करता है, चतुर्थ भाव को बेहतर बनाता है। और ये कब बनाएगा? जब उस ग्रह की दशा आई। ठीक है। अब मित्र शत्रु जब देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, लेकिन शुभ ग्रह हो तो वो अपनी शुभता नहीं छोड़ता, वो चतुर्थ स्थान को देखेगा तो कुछ बेटर देगा। ठीक। तो वाहन का कारक है, सुख का कारक है। किसी व्यक्ति की माता जी का स्वास्थ्य देखना हो, माता जी की अवस्था देखनी हो, माता जी की स्थिति देखनी हो तो आप चतुर्थ स्थान देखिए। आप सभी बताएंगे माता का कारक ग्रह कौन सा है? मदर को देखने के लिए कौन से ग्रह को देखना होता है? माता को देखने के लिए चंद्रमा। तो चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे और चंद्रमा के साथ साथ किसे देखेंगे? चतुर्थ भाव को देखेंगे। ठीक। चतुर्थ भाव माता का कारक है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो, चतुर्थ भाव की स्थिति कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की माता जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया। और अभी बेसिक जो आप जिस स्तर का अध्ययन हमें करना है वर्तमान में, जो जरूरी है, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि स्वास्थ्य अच्छा है या बुरा है। ठीक है, जिस स्टेज पर हम, लेकिन यदि ये जानना हो कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो स्वास्थ्य में क्या अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये देखिएगा कि वो कौन सा ग्रह है जो अपनी अशुभ दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालता है। ठीक है। वो क्या करेगा? चतुर्थ भाव में जो राशि होगी, चतुर्थ भाव में जो राशि होगी और वो राशि जिस अंग का प्रतिनिधित्व कर रही हो, मान लीजिए चतुर्थ भाव में आपकी मेष राशि, मेष राशि किसका प्रतिनिधित्व करती है? सिर का। मेष राशि का अंग है सिर। और यदि उस पर शनि की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो और आ, आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कमजोर हो, चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो, तो क्या होगा? आपकी माता जी को सर से संबंधित समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं आए। और क्या देगा? क्योंकि शनि देख रहा है तो शनि क्या देता है? शनि नसों का कारक है। शनि अगर किसी को पाप दृष्टि से देखेगा तो उसके जीवन में नसों से संबंधित समस्या आएगी। यही चीज चंद्रमा के साथ भी अप्लाई होगी।
यदि चतुर्थ भाव की जगह चंद्रमा इस तरह से पीड़ित हो, चंद्रमा को शनि देखता हो और चंद्रमा कमजोर हो, तो भी उस व्यक्ति की माता जी को शनि से संबंधित जो दिक्कतें हैं, जो कष्ट है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, वो आएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वाहन है, बाग है, जमीन है, मित्रों का कारक है। ऐसे मित्रों का कारक है जिनका संबंध आपके घर तक हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स। यदि किसी व्यक्ति का चतुर्थ भाव अच्छा नहीं है, तो उसे अपने जो घरेलू मित्र हैं उनसे कभी कोई लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, उनसे कोई सहायता नहीं मिलती है। और छाती का कारक है, छाती और पेट, छाती और पेट के बीच का जो स्थान है उसका कारक है, चेस्ट का कारक है। यदि किसी व्यक्ति का चतुर्थ भाव कमजोर हो, तो उस व्यक्ति को इस स्थान में स्वास्थ्य के रूप में, मतलब वो ये जो अंग है वो कमजोर रहता है शरीर का, इस अंग को रोग जल्दी पकड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। और अंतिम सबसे मूल वो है मानसिक स्थिति। और लॉजिक लगाइए कि यदि किसी व्यक्ति का घर, यदि किसी व्यक्ति की घरेलू स्थिति अच्छी नहीं हो, तो वो व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से शांत नहीं रह सकता है, मानसिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता है। उसे चिंताएं, उसे जिम्मेदारियां हमेशा जकड़े रखेंगी, हमेशा वो उनमें उलझा रहेगा। तो इसलिए चतुर्थ भाव का बलिष्ठ होना यह संकेत देता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ा समृद्ध रहेगा, व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ा शांत रहेगा। ठीक है, उसे मानसिक कष्ट नहीं होगा। और इसके उपचार में यदि किसी का चतुर्थ भाव कमजोर हो, पीड़ित हो, तो इसके जो उपाय बताए जाते हैं उसमें सबसे पहला उपाय यही होता है कि आप अपने घर से बाहर निकल करके कार्य करिए। यहाँ प्रवास की बात नहीं कर रहे हैं कि आप दूर चले जाइए, लेकिन प्रयास करें कि आप अपने परिवार और अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ करके आप अपना कुछ बनाएंगे। ठीक है, अपने घरेलू अवस्था से बाहर जाकर के काम करिए, आप सुखी रहेंगे। ठीक है, तो ये चतुर्थ भाव का। इसके बाद आते हैं पंचम भाव के। पांचवें भाव को कर लें, उसके बाद प्रश्नोत्तर करें, क्या कहते हैं आप? ठीक है, पांचवें भाव को समझते हैं। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव के दो नाम है। पहला नाम है सुत। सुत का अर्थ होता है पुत्र, पुत्री, संतान, संतति का भाव है। और दूसरा विद्या का भाव है। और पंचम भाव आपके जीवन का केंद्र है। पंचम भाव वो स्थान है जो आपको बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। आमतौर पर आप जब ज्योतिषी हो जाएंगे या एक ज्योतिषी की तरह आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, ज्योतिष को फील करने लगेंगे, तो हमेशा एक ज्योतिषी का कोई एक ग्रह प्रिय होता है। आप किसी भी बड़े से बड़े ज्योतिषी को देखेंगे तो कोई एक ग्रह फेवरेट होता है और कोई एक भाव फेवरेट होता है। ठीक है, वो हर ज्योतिषी का अपना अलग होता है। और वो, इसका कारण क्या है? इसका कारण भी यही है कि जिस प्रकृति का वो व्यक्ति होगा, जिस प्रकृति का वो दैवज्ञ, एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी होगा, उसे उस प्रकृति का ग्रह और उस प्रकृति का भाव हमेशा इंप्रेस करेगा। ठीक है, तो हम अपना व्यक्तिगत बताएं तो हमें बाकी किसी भाव में उतनी दिलचस्पी नहीं कभी महसूस हुई जितनी पंचम भाव को लेकर के हुई। ऐसा क्यों है? क्योंकि पंचम भाव वो भाव है, वो स्थान है, चाहे आप गरीब के घर में पैदा हुए, चाहे आप निर्धन के घर में पैदा हुए, चाहे आप विकलांग पैदा हुए, चाहे आप जेल में पैदा हुए, लेकिन आपके पास कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है,
आपके पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है, आपके पास कोई पॉलिटिकल मान लीजिए बैकग्राउंड नहीं है, कुछ ना हो, बिल्कुल एकदम आप शून्य हो, और यदि आपका पंचम भाव मजबूत है तो आप सब बना लेंगे। कारण, क्योंकि पंचम भाव आपकी योग्यता है, पंचम भाव आपकी बुद्धि है, पंचम भाव आपकी संभावनाएं हैं, पंचम भाव आपका पोटेंशियल है, पंचम भाव आपका कैलिबर है। कैलिबर का मतलब होता है कि आप कितना कर रहे हैं, ये एक्चुअल सिचुएशन है, आप कितना कर सकते हैं, आप कितना दौड़ सकते हैं। जैसे चीता, मान लीजिए चल रहा हो, भले ही वो चल रहा है पैदल आराम से, लेकिन आपको हमेशा यह पता होगा कि ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, ये इसका कैलिबर है। तो कभी कभी हम किसी जातक को देख करके ये कहते हैं, किसी व्यक्ति को देख करके ये कहते हैं कि तुम में बहुत संभावना है लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे। तुम चाहो, थोड़ी मेहनत करो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो ऐसी योग्यताएं, ऐसी संभावनाएं, ऐसा पोटेंशियल देता है आपका पंचम भाव। पांचवें भाव से क्या क्या देखते हैं? सबसे पहली बात संतान देखते हैं। यदि किसी का पंचम भाव अच्छा हो तो उसकी संतान हमेशा धार्मिक होगी, नीतिगत होगी, नैतिकता का पालन करने वाली होगी, सदाचारी होगी, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाली होगी, आज्ञाकारी होगी, ठीक है, और बुद्धिमान होगी, विद्यावान होगी। इसे उल्टा करके देख लें, यदि किसी व्यक्ति की संतान आपको गलत रास्ते पर चलती हुई दिखती हो, आज्ञा न मानती हो, ठीक है, दुराचारी हो या श्रेष्ठ ना हो, तो आप उसे आंख बंद करके कह सकते हैं कि महोदय, आपका पांचवा भाव, आपकी जन्म पत्रिका में आपका पंचम भाव पीड़ित है, अच्छा नहीं है, अच्छी सिचुएशन में नहीं। पहला संतान से देखें, संतान होगी या नहीं होगी वो भी पंचम भाव से देखेंगे। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो पंचम भाव शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह बैठे हों तो अशुभ फल देगा। पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अच्छा फल देगा, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, बुरा फल देगा। आपकी संतान कैसी होगी? तो उस भाव में जो ग्रह बैठता है, या जो ग्रह उसका स्वामी है, या जो ग्रह उसे देखता है, ये तीनों मिलकर के ये तय करते हैं कि आपकी संतान की प्रकृति कैसी होगी। जब भी कभी आपके पास ये विचार आएगा कि मेरी अभी अभी शादी हुई है, हम बालक के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कन्या होगी या पुत्र होगा या पुत्री होगी, सवाल आए, तो उसका जवाब देना बड़ा आसान है ज्योतिष के अनुसार। आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रूप से कहिए कि यदि उसके पंचम भाव पर स्त्री ग्रहों का प्रभाव हो या स्त्री राशियों का प्रभाव हो तो निश्चित में वो उसके यहाँ कन्या हो। यदि उसके पंचम भाव पर पुरुष ग्रहों का प्रभाव हो और पुरुष राशियों का प्रभाव हो तो उसके जीवन में संतान के रूप में पुत्र पैदा होगा। यदि उसके कुंडली में दो ग्रह हो, सूर्य भी हो और शुक्र भी हो, तो संभावना बनती है कि एक पुत्री होगी, एक पुत्र होगा। पहली पुत्री होगी या पहला पुत्र होगा तो दशा देखिए, यदि स्त्री ग्रह की दशा पहले है तो स्त्री पहले होगी, पुत्री पहले होगी। यदि पुरुष ग्रह की दशा पहले है तो पुत्र पहले होगा, ठीक है। तो पंचम भाव से हम ये भी विचार करते हैं कि संतान कैसी होगी और संतान क्या हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। आमतौर पर आजकल हम ऐसा देखते हैं कि पढ़ाया लिखाया, नौकरी लग गई, शादी कर दी, उसके बाद बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं। बड़े शहरों में खूब होता है। तो ये आप देखेंगे पंचम भाव से आपकी संतान आपको सुख देगी या दुख देगी। यदि पंचम भाव में, अब देखिए एक बड़ा मजेदार किस्सा है,
या प्रयोग है। हमने चर्चा की थी कि यदि किसी भाव में पाप ग्रह बैठ जाए तो वो अशुभ फल देता है उस स्थान को लेकर के। ठीक है। और अशुभ फल वो किस फील्ड में देगा ये तय करेंगे वहां की राशि को देख करके, अवस्था को देख करके। ठीक है। हमने एक और चर्चा की थी कि एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके पंचम भाव में राहु है। ठीक है। तो उनका विवाह भी हुआ, विवाह विच्छेद भी हुआ। तो क्या उनके यहाँ संतान हुई? आप सभी बताएं, क्या उनके यहाँ संतान हुई? नहीं हुई। कारण, क्योंकि पंचम भाव में पाप ग्रह है और पंचम भाव पाप ग्रह से पीड़ित है। संतान नहीं होगी। संतान नहीं होगी तो दुख भी नहीं देगी, सुख भी नहीं देगी। ठीक है। तो पांचवें भाव से हम देखते हैं कि संतान होगी, कैसी होगी। ठीक है। एक बात। दूसरा, पंचम भाव से हम देखते हैं विद्या और बुद्धि। व्यक्ति की योग्यता कितनी होगी, व्यक्ति के अंदर कितनी बुद्धि होगी, व्यक्ति के अंदर कैसी बुद्धि होगी। ठीक है। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? यहां पर लगाना है ग्रहों के वर्ण। ग्रहों के वर्णों के अनुसार बुद्धि होगी। मान लीजिए पंचम भाव में चंद्रमा है तो व्यक्ति की व्यापारिक बुद्धि होगी, लेकिन कैसी व्यापारिक बुद्धि? उदारवादी, उदारवादी व्यापारिक बुद्धि। यदि वहां पर बुध है तो व्यक्ति की कैसी बुद्धि होगी? विशुद्ध व्यापारी। और बुध का एक लक्षण क्या है कि बुध तर्क में, पढ़ाई लिखाई में बड़ा श्रेष्ठ है, गणित में बड़ा श्रेष्ठ है। ठीक है। रटने में बड़ा योग्य है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका बुध हो पंचम भाव में या बुध संबंधित हो पंचम भाव से, ऐसा व्यक्ति पढ़ने में बड़ा होशियार रहता है, एकेडमिक्स में बड़ा अच्छा होता है, नंबर बहुत बढ़िया आते हैं। यदि वहां पर चंद्रमा होगा तो ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा होगा, कला के क्षेत्र में अच्छा होगा, क्रिएटिव क्षेत्र में अच्छा होगा। यदि वहां पर बुध है तो बोलने में बड़ा बढ़िया होगा, एकदम स्पीकर होगा बहुत अच्छा। यदि वहां पर बृहस्पति है तो व्यक्ति गंभीर बुद्धि वाला होगा, सीरियसनेस वाला होगा, पढ़ाई करेगा, धार्मिक आचरण वाला होगा। ऐसा व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में उसे बड़ी दिलचस्पी रहती है, अध्यात्म के क्षेत्र में दिलचस्पी रहेगी। और आमतौर पर जो ब्राह्मण आचार्य होते हैं उनका पांचवें भाव से संबंधित आपको बृहस्पति जरूर मिलेगा। आप में से मुझे पता है कुछ आचार्य हैं, तो आप बताएं कि आपके पंचम भाव में कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह है। 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं हम। आप लोग लिखें कौन सी राशि, और 1 मिनट का ब्रेक हम ले रहे हैं। आप लोग लिखें जितने आचार्य हैं कि उनके पंचम भाव में कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह है।
देखिए, एक एक करके शुरू करते हैं। आप में से सभी लोग प्रतिक्रिया दिया करें। तो भाई जी ने बताया है कि उनके पंचम भाव में धनु राशि, बस इतना ही चाहिए। और सूर्य बुध के, और एक बताया है मेष। तो धनु राशि का स्वामी कौन है? धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति। और हमने अभी क्या बताया था कि यदि किसी व्यक्ति के पंचम भाव में बृहस्पति हो या बृहस्पति से संबंध रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति अ, अपने जीवन में कर्मकांड के क्षेत्र में या फिर अ, अध्यात्म के क्षेत्र में जाएगा। ठीक है, एक अभी बताया है आचार्य तरुण जी। अब देखिए, आप ज्योतिष की गहनता को समझिए। इनके पंचम भाव में मिथुन राशि, यद्यपि आप बताएं कि क्या आप कर अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कर्मकांड के क्षेत्र से जुड़े हैं? मैं तो ऐसे एक लिखना पड़ेगा प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्योंकि हम सुनना संभव नहीं है। क्या आप कर्मकांड के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? कर्मकांड तो नहीं, यहाँ की ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूँ। हमें सुनाई नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा माइक ना वन वे है। तो आपको मैसेज से लिखना पड़ेगा, यस और नो लिख दीजिए आप, हाँ या ना लिख दीजिए। नहीं जुड़े हुए, ठीक। तो देखिए, लेकिन आप ऐसे क्षेत्र से जरूर जुड़े हुए होंगे जिसमें आपको जिसमें आप स्पीकर के तौर पर कार्य करते हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र होगा उसमें आपकी एकेडमिक्स की पढ़ाई, आपकी बोलचाल, आपकी वाणी का बड़ा रोल होगा। क्या ऐसा है? बिल्कुल। कारण कारण यही है कि आपकी पंचम भाव में मिथुन राशि है जिसका स्वामी है बुध, और बुध है वाणी, बुध है व्यापार, बुध है आदान प्रदान। ठीक है, तो बुध जिसके भी पंचम भाव का कारक होगा, जिसके भी पंचम भाव का स्वामी होगा, ऐसा व्यक्ति बोलने में बड़ा अच्छा होगा, बहुत अच्छा स्पीकर होगा। ठीक है, तो पंचम भाव में हमने क्या देखा? आपकी विद्या और बुद्धि। एक और चीज देखते हैं कि पंचम भाव में जो ग्रह होगा उस ग्रह से संबंधित पढ़ाई व्यक्ति करता है। जैसे हमने कहा कि आचार्य यदि कोई होंगे तो आचार्य होने के लिए आपको उससे संबंधित एजुकेशन चाहिए। ठीक है, और यदि उसके साथ कोई और ग्रह बैठा हो तो ये समझिए कि आप एजुकेशन दूसरी भी लेंगे। और बृहस्पति जब आपकी कुंडली में दशा, महादशा, अंतरदशा में आएगा तभी आप उस क्षेत्र में पदार्पण करेंगे या उस क्षेत्र में बेहतर करेंगे। ठीक है, तो आप कैसी पढ़ाई करेंगे? यदि शनि संबंधित हो तो व्यक्ति टेक्निकल पढ़ाई करता है। यदि सूर्य से संबंधित हो तो ऐसा व्यक्ति एजुकेशन ग्रहण करता है किसी प्रशासनिक पद पे जाने के लिए। ठीक है, चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव चीजों में बड़ा इन्वॉल्व होता है। यदि किसी का शुक्र संबंधित हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी मनपसंद पढ़ाई करता है, पसंदीदा जो उसे शौक हो जिस चीज का, उस फील्ड की पढ़ाई करेगा। ठीक है, राहु जिसके हो तो पढ़ाई में बड़ी समस्या होती है। केतु जिसका हो, ऐसा व्यक्ति या तो बिल्कुल पढ़ाई से विरक्त हो जाता है या फिर वो पढ़ाई को डिकोड कर लेता है, थोड़ा पढ़ता है, बहुत ज्यादा अंक लेकर के आता है। ठीक है, ऐसा होगा विद्या बुद्धि। इसके बाद हायर एजुकेशन है आपकी।
यदि किसी व्यक्ति को देख करके आपको ये बताना हो कि ये व्यक्ति, इसकी हायर उच्च शिक्षा कैसी रहेगी, या किसी व्यक्ति को आपने देखा और देख करके आपको ये पता करना है कि इसकी हायर एजुकेशन कैसी है, तो उसका पंचम भाव देखिए, उसके पांचवा भाव यदि बली होगा, यदि उसमें ऐसे ग्रह बैठे होंगे जो शिक्षा से संबंध रखते हैं, तो उस व्यक्ति की हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। और जो हमने बताया भी है कि फील्ड क्या होगी, वो हायर एजुकेशन से ही संबंधित है। हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में, वो व्यक्ति किस फील्ड में जाएगा, ठीक है, तो ऐसा बताएंगे ग्रह। अब एक और चीज आपके मन में आ रही होगी कि क्या जिसके पंचम भाव में चंद्रमा बैठा होगा तो क्या सिर्फ वो कलाकार ही होगा? तो इसका मतलब जितनों के पंचम भाव में चंद्रमा है तो क्या वे कलाकार हैं? नहीं, सिर्फ एक ग्रह कभी भी एक भाव का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो लीड करता है। उस भाव की राशि कोई होगी, उस राशि का स्वामी कोई होगा, वो अपना प्रभाव देगा। उस ग्रह, उस भाव पर जो दृष्टि डाल रहा होगा, वो अपना प्रभाव देगा, ठीक है। तो दोनों तीन, और हो सकता है कि कई बार एक ही स्थान में तीन ग्रह बैठे हो, जैसे कि भाई जी ने बताया कि पंचम स्थान में उनके बृहस्पति है, सूर्य है और बुध है। तो ऐसी प्रकृति के जिनकी ऐसी प्रकृति हो, जिनके ऐसे ग्रह हो, उनका जो विद्या और बुद्धि का फैक्टर है वो कैसा रहेगा। एक बात, यद्यपि वे आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, यद्यपि वे कर्मकांड के क्षेत्र में हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर सूर्य है, तो वे अपने सम्मान से समझौता नहीं कर सकते, वो अपने स्टेटस से समझौता नहीं कर सकते, वो अपने नेचर से समझौता नहीं कर सकते। ऐसा उनके अंदर ज्ञान का, जो उनका विद्या बुद्धि का क्षेत्र है, वो उस तरह का है, उनका माइंड मेकअप उस तरह का है। साथ में है बुध, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, इमोशनल नहीं होंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, कहाँ कितनी बुद्धि लगानी है, कहाँ बुद्धि नहीं लगानी है, बिल्कुल एकदम क्लियर माइंड सेट रहता है, ठीक है। तो तीन ग्रह, चार ग्रह, पांच ग्रह, छह ग्रह एक साथ भी हो जाएं, हाँ, मेष का मंगल नवम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन में थोड़ी समस्या आती है, और पढ़ने में, पढ़ाई में थोड़ा संघर्ष भी रहता है। यदि पंचम भाव में मेष राशि हो और मंगल नवम स्थान में चला जाए, वहां से पांचवा जा रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पढ़ाई में थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। क्या ऐसा है? और हायर एजुकेशन में बड़ी दिक्कत आती है, बिल्कुल, ठीक है। तो विद्या बुद्धि, उच्च शिक्षा, इसके बाद आती है नौकरी का परिवर्तन, ट्रांसफर। यदि अव्यवस्थित हो पांचवा भाव, तो खूब ट्रांसफर करने पड़ेंगे, कार्य क्षेत्र को लेकर के खूब भागदौड़ करनी पड़ेगी, ठीक है, स्थिरता नहीं, अस्थिरता बनेगी। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाव अच्छा कैसे होता है, भाव बुरा कैसे होता है, इन अ जनरल वे, कि भाव अच्छा कैसे होगा और भाव बुरा कैसे होगा। इतना समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो पांच भाव हमने समझे हैं। अब एक बार प्रश्नोत्तर ले लेते हैं आपसे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज हमारी कोशिश है कि हम लोग अभी 1 घंटा है, तो आज हम कम से कम दशम भाव तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग प्रश्न, कोई तो किसी भाव से संबंधित, किसी ग्रह से संबंधित, चलिए, जिन्हें भी कोई सवाल पूछना है वो पूछे, और सवाल जरूर पूछा करें। यदि आप सवाल नहीं पूछते हैं तो इसका मतलब है कि आप, क्योंकि शंकाएं होनी चाहिए, विषमताएं तो होंगी, परफेक्शन से तो कुछ भी नहीं होता। आप बोल के पूछ सकते हैं, आप अपना माइक बंद करें, बोल के।
अपने अनम्यूट करें फोन को। आचार्य जी, अगर तृतीय भाव में शनि आ जाता है और पंचम भाव में सूर्य आता है तो क्या जातक की पढ़ाई में और छोटे भाई बहनों के साथ दिक्कत आएगी, क्योंकि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं? हाँ देखिए, तीसरे का शनि स्वाभाविक सी बात है। तीसरे तो दोनों को जोड़े ना, अलग अलग करके समझिए। दूसरे का शनि परिश्रम का शनि है, ठीक है। तो यदि शनि सॉरी तीसरे स्थान में यदि शनि बैठता है तो तीसरा स्थान परिश्रम का है, ठीक है, और भाई का है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जो उसके भाई हो या वो स्वयं हो, जितना परिश्रम करेंगे उतनी सफलता प्राप्त करेंगे। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक। एक और जीवन भर करना पड़ेगा, पूरा जीवन आप जितना परिश्रम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना पाएंगे, ठीक है। एक बात। दूसरा, फिर पंचम भाव की बात है। पंचम भाव का हमने बताया कि आपके बच्चों पे भी अप्लाई होता है, ठीक है, और आप पर भी अप्लाई। जो आपकी विद्या बुद्धि बताएगा, आपके बच्चों की सिचुएशन बताएगा। और जिसके पंचम भाव में मंगल हो और यदि कोई स्त्री ग्रहों का प्रभाव ना हो तो ऐसे व्यक्ति में पुत्र ज्यादा होते हैं, बेटे ज्यादा होते हैं, बेटियां कम होती है, ठीक है जी। अग्रिम। आज वे लोग सवाल करें जो नहीं करते हैं आमतौर। सभी लोग एक एक सवाल पूछेंगे, उसी के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग एक एक प्रश्न जरूर करें। सर पंचम भाव में कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ जी, तो पंचम भाव में कोई राशि होगी, कोई नंबर होगा। नंबर सर 5 नंबर लिखा हुआ है बस। 5 नंबर लिखा हुआ है। आप राशियों का क्रम जानते हैं? राशि याद है आपको? नहीं सर, अभी नहीं याद है। अभी नहीं। तो राशि जब आप याद करेंगे तो समझेंगे कि 5 नंबर राशि है सिंह, ठीक। हाँ और जी। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। तो यदि आपके पंचम भाव में सिंह राशि है और उसका स्वामी सूर्य, और सूर्य कहाँ बैठा हुआ है कुंडली में? 10वें स्थान पर 10वें, सूर्य और बुध। दशम स्थान, सूर्य और बुध। ठीक। हाँ जी। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ता है, जो उसने एजुकेशन ली होती है अपनी लाइफ में, उसी से संबंधित कार्य करता है अपने जीवन में। समझ रहे हैं? हाँ जी। हाँ, तो ये जिनकी कुंडली है उनकी एजुकेशन किस फील्ड में रही है? सर कला के में ये और वो कार्य क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं, मैं तो मेरी यही है, मैं ही हूँ, हाँ, तो आप कार्य मेरी ही है। हाउस वाइफ। आप हाउस वाइफ हो। तो आपने जिस तरह की पढ़ाई की होगी, जिस लेवल की पढ़ाई की होगी, ठीक है, उस लेवल का हाँ या जी। उस क्षेत्र का कार्य आप करेंगी या कर रही होंगी, आपने किया होगा, ठीक है। जब भी आपके जीवन हाँ में जी। सूर्य की दशा आएगी तब आप अपने उस एकेडमिक्स को लेकर के, जो आपने सीखा है या जो आपने पढ़ा है, उसे लेकर के आप अपने जीवन में कार्य करें, ठीक है। जी। लेकिन सर 10वें स्थान पे ना सूर्य और बुध, बुध भी है सर। क्या हो रहा है? सूर्य बुध दोनों है। सूर्य बुध दोनों है, हाँ। हाँ जी। नहीं, 5वें स्थान का स्वामी तो सिर्फ सूर्य है ना, पंचम स्थान का हाँ नहीं, स्वामी। हाँ 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 पंचम में तो कुछ है ही नहीं हाँ। गुरु जी। 5वें स्थान जो राशि होती है ना, जिस हाँ जी। भाव में जो राशि होगी, उस राशि का जो स्वामी होगा वही उस भाव का भी स्वामी होगा। स्वामी का मतलब है मालिक, ठीक है। मान लीजिए 5वां घर है
पांचवें घर में जो राशि हाँ जी। है उसका जो मालिक होगा, उसका जो स्वामी होगा, उसका जो लॉर्ड होगा, वही पांचवें घर का मालिक है। अर्थात पांचवें घर के मालिक की जो सिचुएशन होगी कुंडली में, वही प्रभाव उसके घर पर दिखेगा। समझ रहे हैं? चलिए, जी। चलिए अग्रिम धन्यवाद। जल्दी जल्दी पूछें, क्योंकि फिर आगे हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जल्दी से सवाल है। पांचवें घर का मालिक सूर्य है, अगर नौवें घर में बैठा है बहुत तो अच्छा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा। ऐसा व्यक्ति भाग्य के कारण अपनी विद्या बुद्धि में बड़ी प्रगति करता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य बड़ा अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य से नंबर भी मिलते हैं कई बार। जिस भी व्यक्ति का ये जो होगा तो वो पाएगा कि उसे कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि उसने बहुत अच्छा नहीं किया था, लेकिन उसका नंबर बहुत बढ़िया आया। ठीक है। लेकिन नौवें घर में बैठ करके नौवें का फल देगा कि पांचवें का फल पांचवें का देगा? फल देगा। नौवें घर को तो, पांच हाँ, नौवें घर को तो वो स्ट्रॉन्ग करेगा या उसे डिमोट करेगा, प्रमोट करेगा, लेकिन जो उसका पूर्ण फल होगा वो पांचवें घर का देगा। अच्छा है, चाहे किसी भी घर में बैठा रहे पांचवें का ही फल देगा। बिल्कुल। बस वो घर में बैठ करके ये डिसाइड होता है कि वो उसकी शक्ति बढ़ रही है या घट रही है, क्योंकि पांचवा घर अच्छा घर है, वो सॉरी नौवा घर जो है त्रिकोण है, अच्छा स्थान है, तो वहां बैठ करके सूर्य क्या हो जाएगा, बली हो जाएगा, उसका बल बढ़ेगा। तो इसलिए उसकी एजुकेशन में, उसके मान सम्मान में, उसकी विद्या बुद्धि में उसका प्रभाव बढ़ेगा। तो पांचवें का फल देगा या नौवें का फल देगा? पांचवें का फल देगा, पांचवें। अभी जब हम राशि पढ़ेंगे ना तो समझेंगे कि भावेश क्या होता है। भावेश का बड़ा प्रभाव होता है। बैठना तो सिर्फ एक सामान्य बात जी। है ना, बैठना तो सिर्फ दिखता है हमें, डब्बों में बैठे हुए हैं ग्रह। ग्रह स्वामी कहाँ का है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है। अग्रिम ठीक। प्रबंध जी कुछ सवाल करना चाह रहे थे, उन्होंने हैंड रेज किया था। जी। जी जी जी। मेरा ना पांचवें भाव में सातवां मंगल है की दृष्टि पड़ रही है एक बार आप दोबारा और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। एक बार दोबारा बोले, रिपीट कर। पांचवें भाव में सातवीं मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। और पांचवें भाव में राशि कौन सी है? मिथुन। मिथुन राशि है। और बुध कहाँ पर है? बुध दूसरे भाव में बैठा है। बुध दूसरे भाव पर। बहुत सुंदर। अब देखिए, आप पहले दृष्टियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग भाव और ग्रहों पर चर्चा कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम उसे समझते हैं। आपने कहा कि आपके पंचम स्थान में मिथुन राशि है, जिसका स्वामी है बुध। ठीक है। और वो बैठा कहाँ है? दूसरे स्थान में जाकर के। दूसरा स्थान भी वाणी का कारक है। धन, वाणी, कुटुंब। जब हमने लिखवाया था तो 3 चीजें लिखवाई कि धन, वाणी, जी जी दोनों जी की चीजें मिल जाने से आपके जीवन में जो आपने सीखा होगा उसमें वाणी का बड़ा रोल है, वाक्पटुता का बड़ा रोल है, और उसे ही आप अप्लाई करेंगे अपने धन को अर्जित करने में, अपने कुटुंब को बेहतर बनाने में। ठीक है। तो आपके जी कुटुंब और आपके धन पर प्रभाव डालना होगा। एक बात। दूसरा, आपने कहा कि मंगल की दृष्टि। ठीक है। जी तो मंगल की दृष्टि होने से कभी कभी आपको जीवन में विरोध का सामना करना पड़ता होगा, बिल्कुल सही। और ये आपकी वाणी के कारण ही होगा। बिल्कुल सही आप बात। स्पष्टवादी होंगे, कई बार आपने कुछ स्पष्ट बोल दिया किसी के बारे में, है ना, या किसी को मुंह पे बोल दिया, जी तो वहां पे आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। तीसरा, शनि अगर तीसरी दृष्टि डाल रहा है, तो जैसे हमने कहा था कि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो पुष्प वर्षा करती है और शनि की दृष्टि विनाश करती है। तो शनि की बिल्कुल तीसरी दृष्टि का मतलब है कि आपके खिलाफ बड़े षड्यंत्र होंगे। ठीक है। आपके खिलाफ बड़ी बिल्कुल सही बात। योजनाएं बनेगी, आपकी निंदा बहुत होगी। जी
और उससे आपको जब शनि की दशा या अंतर्दशा आएगी आपको मानसिक तनाव बहुत होता है, समझिए। बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है अब समझिए। हमारा उद्देश्य कुंडली का विश्लेषण करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है विषय को समझना। विषय क्यों है ऐसा? क्योंकि पंचम भाव आपकी विद्या, बुद्धि, सम्मान, ठीक है, ज्ञान का भाव है। इस भाव पर यदि दोनों पाप ग्रह देखते हैं, मंगल भी पाप ग्रह है, शनि भी पाप ग्रह, दोनों क्या करेंगे? दोनों अपना पाप प्रभाव दिखाएंगे। मंगल क्या है? झगड़े का कारक, ठीक है, बिल्कुल विवाद का कारक, गुस्से का कारक है। तो जब वो देखेगा तो ऐसी अवस्थाएं पैदा कराएगा। और शनि जो है वो दुख का कारक, निंदा का कारक, ठीक है। तो शनि वहां पर वो स्थिति, क्योंकि दोनों की दृष्टियां अच्छी नहीं है, शनि की तो विशेष रूप से अच्छी है, लेकिन आपका बुध जो है वो अच्छे स्थान पर जाकर के प्लेस हो गया, तो आप अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, आप अपनी जो आपका हल्का मिजाज है, लाइट नेचर है, उसके द्वारा आप उन्हें परास्त कर देंगे। लेकिन दशा में अपना प्रभाव छोड़ता ही है। ठीक है, अग्नि में एक और प्रश्न लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करें। एक प्रश्न और कोई भी? आदर्श जी, जी पंचम भाव का जो राशि है धनु राशि है, जी और धनु राशि का स्वामी गुरु जो तीसरे घर में बैठ गया है मंगल की राशि पर, जी। कैसा रहेगा? एक चीज आपको ये देगा हमेशा कि यदि आपको पंचम का गुरु तीसरे में जाकर के बैठ गया तो आप मेहनत करेंगे तो आप जीवन में मान सम्मान, विद्या अर्जित कर पाएंगे। परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे। यदि संघर्ष नहीं करेंगे तो उसमें वो आपको बिल्कुल डाउन ले आए। मतलब एक व्यक्ति होता है कि प्रतिदिन 2 गुना करता है, मतलब आज 2, कल 4, परसों 8, फिर 16। आपका वैसा नहीं रहेगा। आपको मान सम्मान मेंटेन करना पड़ेगा। आप रोज पढ़ेंगे तो आप याद रख पाएंगे। आप रोज साधना करेंगे तो अपनी ऊर्जा को आप मेंटेन कर पाएंगे। मान सम्मान, कार्य मेंटेन कर पाएंगे अपनी कार्य। यदि आप उसे 10 दिन के लिए भी छोड़ देंगे तो आप उतना ही डाउन आ जाएंगे। कारण समझते हैं। कारण ये है कि बृहस्पति पंचम भाव का कारक होकर के आपको आपका कार्य क्षेत्र भी दे रहा है, विद्या बुद्धि भी दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं दशम से भी कनेक्ट होगा। जब दशम तक जाएंगे तो समझेंगे। लेकिन जो तीसरा स्थान, एक तो खराब स्थान है, अशुभ स्थान है, वो शुभ ग्रह को जो है कमजोर कर देगा, ठीक है? और तीसरा स्थान ये भी करेगा कि कभी कभी आपको अपने, ये आपके निजी जीवन में होता होगा कि कभी कभी आपको अपने विश्वास को लेकर के, अपनी आस्तिकता को लेकर के, अपने अध्यात्म को लेकर के निराशा होती होगी, संदेह होता होगा कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेहनत खूब कर रहे हैं। हाँ, उदासीनता हो जाएगी कभी कभी। लेकिन यदि आपका बृहस्पति मजबूत है, यदि आपका बृहस्पति स्ट्रोंग है, तो आप उसमें विजय प्राप्त कर रहे हो। और यदि बृहस्पति कमजोर फिलहाल होगा, दशा भी फिलहाल हाँ, फिलहाल दशा भी बृहस्पति की चल रही है। बृहस्पति की दशा है तो वर्तमान का समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय होगा। और जीवन में एक समय ऐसा भी आया होगा जब शनि की दशा होगी या मंगल की दशा होगी कि आप पूजा पाठ से आप बिल्कुल कट जाते होंगे, है ना, बिल्कुल एकदम आपको नफरत जैसी होगी, मन नहीं करता होगा मंदिर में जाने का, पूजा करने का। तो जीवन में ग्रह जब अपनी दशा में आएगा अपना प्रभाव देगा, तो तीसरे स्थान में जाकर के, इसलिए मा- उनको जी महादशा बृहस्पति की है फिलहाल, यानी कि फिलहाल तो बिल्कुल। अभी। तो यदि महादशा उस ग्रह की है तो वो अपने फुल पोटेंशियल पे होगा, पूरा प्रभाव देगा। तो इसलिए हम समझे कि 5वां भाव जो है वो आपका विद्या बुद्धि सम्मान का कारक है, बच्चों का कारक है, ठीक है। अगले भाव पर बढ़ते हैं। अंतिम भाव है आपका छठा भाव। छठे भाव का नाम है रिपु। छठे भाव का नाम है शत्रु। हमारे जीवन में जितने भी शत्रु हैं, वो चाहे आपके आकस्मिक शत्रु हों,
आपके व्यापारिक शत्रु हो, आपके व्यवहारिक शत्रु हो, वो सारे शत्रुओं का कारक है छठा स्थान। यदि व्यक्ति के जीवन में उसका छठा स्थान कमजोर हो तो व्यक्ति के खूब शत्रु रहेंगे। यदि छठा स्थान मजबूत हो तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो शत्रु होने ही नहीं देते, है ना। जैसे कि हम एक शब्द सुनते हैं, नो हेटर्स मैन, जिसका कोई शत्रु ना हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ये वाक्य कहा जाता था कि वो नो हेटर्स मैन है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनके प्रति गलत सोचता होगा, जो उनसे शत्रु भाव रखता होगा। तो इसलिए छठा भाव आपका शत्रु का भाव है। और क्या है? रोग का भाव है, बीमारियां। कौन सी बीमारी होगी, कब होगी, कैसी होगी, ये तो आपको अलग अलग ग्रह और अलग अलग राशियां बताएंगी। लेकिन आप अपने जीवन में कितने स्वस्थ रहेंगे, ओवरऑल आप कितने स्वस्थ रहेंगे या कितने अस्वस्थ रहेंगे, ये आपको छठा भाव बताएगा। यदि छठा भाव पीड़ित हो तो आपके जीवन में अस्वस्थता बनी रहेगी। यदि छठा भाव मजबूत हो तो आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद भय, डर। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो बहुत डर के जीते हैं, हर समय किसी ना किसी डर में रहते हैं। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। परिस्थितियों से डरते हैं, लोगों से डरते हैं। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो बिल्कुल एकदम दुबक के बैठ जाएंगे। ये अच्छी भी बात है, लेकिन जो अति करते हैं, बिल्कुल एकदम बहुत भयभीत होते हैं, तो समझिए उनका छठा भाव पीड़ित है, उनका छठा भाव अच्छा नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है तनाव। जब ये सब चीजें होंगी, शत्रु होंगे, रोग होगा, डर होगा, तो तनाव स्वाभाविक सी बात आएगा। तनाव कितना रहेगा जीवन में, छठा भाव बताएगा। ठीक है। इसके बाद आते कलह। कलह, और ये बिल्कुल एकदम जनरल बात है कि आज के समय में आपको अधिकतम जातक जो हैं वो यही पूछने आएंगे कि महाराज जी या आचार्य जी या सर, हमारे घर में, हम पति पत्नी में, हम में और बच्चों में, हम में और भाई के परिवार में, हमारे में और माता पिता में एक कॉमन चीज बनी हुई है, वो है कलह। कलह का अर्थ होता है बिना किसी वजह के, बिना किसी ठोस वजह के हर समय झिक झिक रहना, हर समय एक दूसरे से लड़ाई का भाव रहना, ईर्ष्या का, द्वेष का भाव रहना, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे, एरोगेंस, हाइपर हो जाना, संयम का खो देना, धैर्य को खो देना, छठा भाव है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में छठा भाव पीड़ित है तो समझिए उसके घर में, उसके जीवन में ये सारी चीजें बनी रहे। ठीक है। और ये स्थिति समझेंगे कि छठा भाव में कई बार शुभ ग्रह बैठ करके अशुभ प्रभाव करते हैं और अशुभ ग्रह बैठ करके शुभ प्रभाव करते हैं। जैसे कि यदि छठे भाव में मंगल, राहु, केतु, शनि आ जाए तो ये कलह की स्थिति बनाए रखेंगे। ठीक है। और यदि इस भाव में, छठा भाव में अगर केतु होगा, देखिए बड़ा दिलचस्प होता है, यदि छठे भाव में किसी का अच्छा केतु होगा तो ऐसा व्यक्ति उस घर की या परिवार की या उसके संबंध में जो भी इस तरह की कलह की स्थिति बनती है उससे नीरस रहता है, मतलब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता, इंटरेस्ट नहीं लेता। और यदि वही केतु पीड़ित हो, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। और ये समझिएगा कि बड़ा एकदम चंद्रमा और केतु है तो दो स्त्रियां भी हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन यदि देखना हो कि स्त्री वो किस आयु की होगी तो चंद्रमा की और शुक्र की डिग्रियां देख लीजिए। जिसकी डिग्री बड़ी होगी उतनी आयु की होगी, वृद्ध होगी, युवा होगी, बालिका होगी, तो ये देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें बनी रहेंगी। छठा भाव जो है घर में, आपके जीवन में, घर तो छोड़ दीजिए, आपके जीवन में आपको लेकर के, जिसके सेंटर में आप हो, बिल्कुल बिल्कुल जी।
तो जिसके सेंटर में आप हो, आप प्रभावित होंगे इस तरह की चीजों से। तो ये समझिए। और मुकदमे, यदि छठा भाव किसी भी तरह से मंगल से पीड़ित हो जाए, मंगल वहां पीड़ित हो जाए, राहु हो जाए, ठीक है, या सूर्य पीड़ित हो छठे भाव में, तो ये समझिए कि कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, इसका समस्या आपको बने, मतलब बात मुकदमों तक पहुंचेगी। और मामा और मौसी का कारक है, यदि किसी की कुंडली में छठा भाव पीड़ित हो और मंगल जो है वो मामा का कारक है, ठीक, और मंगल पीड़ित हो, तो समझिएगा कि उस व्यक्ति के जो ननिहाल है, उसके जो मामा मामी है, वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं एक अपना अनुभव बताता हूं, जो मेरे भी जीवन का बड़ा आज जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सटीक भविष्य फल उस समय हुआ। हमारे एक परिचित हैं, उनका बेटा है, तो उन्होंने अपनी बेटी की कुंडली दिखाई। उन दिनों मैं भी ज्योतिष पढ़ता था, मेरा भी ज्योतिष का अध्ययन चल रहा था, तो मैंने उसकी कुंडली देखी और उसकी कुंडली देख करके बताया कि उस बच्चे के मामा के लड़के के पेट में कोई एक दिक्कत है और वो ऑपरेट करके निकाली जाएगी, वो ऑपरेशन करके ठीक होगी। संयोग ऐसा रहा कि उन्होंने तभी गुरु सूर्य छठे भाव में वृश्चिक राशि, जी अब इस पर चर्चा करेंगे। तो संयोग ऐसा रहा कि उन्होंने तुरंत अपने साले को फोन किया और पूछा कि ऐसा ऐसा है क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसके बेटे के पेट में दर्द तो है काफी समय से, लेकिन हम लोगों ने उसे मतलब ज्यादा हमने सीरियस नहीं लिया। उन्होंने चेक कराया और चेक कराने के बाद उन्हें पता चला कि उसके पेट में एक ब्लड का क्लॉट क्लट बना हुआ था, एक जमा हुआ था, और वो निकाला गया। डॉक्टर ने कहा कि आपने सही समय पे कर दिया, नहीं तो इससे ज्यादा दिक्कत होती। कैसे पता किया? क्योंकि एक और कहावत है कि नया जो मुल्ला होता है वो जोड़ लगा के अजान देता है। जैसे 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 मुल्ला पुराना होता चला जाएगा, उसकी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसे ही ज्योतिषी है, नया ज्योतिषी बड़ी दिलचस्पी लेगा, बड़ी मेहनत करेगा कुंडली को देखने में, लेकिन जब आप 500, 700, 1000, 2000 कुंडलियां देख चुके होंगे, उसके बाद आपको कुंडली में मतलब आपके अंदर वो जो रिसर्च वाली प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। आप उतना ही देखेंगे जितने की जरूरत है। तो उस समय जब हमने देखा कि उसका छठे भाव में पीड़ित मंगल है, क्या है, छठे भाव में पीड़ित मंगल है, और वो मंगल, पीड़ित मंगल बृहस्पति को देख रहा है, ठीक है, बृहस्पति को देख रहा है। और बृहस्पति किस राशि में है? सिंह राशि में। अब समझिए क्या हुआ। छठे भाव का पीड़ित मंगल सीधी सी बात है मामा को कष्ट देगा। मामा को कैसा कष्ट देगा? मामा मंगल देख रहा है बृहस्पति को, बृहस्पति क्या संतान है, मामा की संतान हो गया, मामा की संतान को क्या कष्ट देगा? तो बृहस्पति सिंह राशि में, सिंह राशि पेट है, पेट से संबंधित कष्ट देगा। मंगल देख रहा है तो मंगल सर्जरी का कारक है, मंगल ऑपरेशन का कारक है, खराब हो जाएगा तो ऑपरेशन कराएगा, चोट देगा, ठीक है। तो ये समझिए। और उसकी बृहस्पति की, मंगल में बृहस्पति की दशा थी, तो हमने कहा कि तुरंत एकदम आप देखिए। तो कुल मिलाकर के तो जो छठा भाव है वो मामा मामी मौसा मौसी का कारक है, समझ गए। मौसी का कारक कब होगा? जब स्त्री ग्रह से अटैच होगा। मामा का कारक कब होगा? जब पुरुष ग्रह से अटैच होगा, ठीक। तो ये समझिए। इसके बाद मंगल किसका कारक है? वो सॉरी, छठा भाव किसका है? आपके जननांग, गुप्तांग, ठीक है। तो व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को गुप्तांग से संबंधित समस्या हो तो समझिए कि छठे भाव से संबंधित। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे छठे भाव से। षष्ठ भाव इन सब चीजों का कारक है। यदि छठे भाव में शुभ ग्रह बैठते हैं अच्छा होगा, लेकिन छठे भाव में शुभ ग्रह बैठ करके कभी कभी शत्रु जो है वो बलवान हो जाते हैं। एक और चीज का कारक है कर्जे का,
यदि किसी व्यक्ति पर कर्ज हो तो उसके यदि शुभ ग्रह बैठे हो तो उतर जाएगा, अशुभ पाप ग्रह बैठे हो तो दबा रहेगा। ठीक है। किस तरह का कर्जा होगा तो ग्रहों के हिसाब से, बुध अगर पीड़ित है तो व्यापारिक कर्जा होगा, सूर्य अगर पीड़ित है तो प्रशासनिक कर्जा होगा, बैंक का कर्जा होगा। ठीक है। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो वो खाने पीने में उसमें लुटा रहा है, इस वजह से कर्जा होगा। समझ गए। शुक्र अगर पीड़ित है तो भी वो आकर्षण के कार्यों में जो लगा हुआ है। और शुक्र बहुत पीड़ित हो, यदि यदि छठे भाव में बैठ करके कन्या का शुक्र हो किसी का, और वो उसकी कुंडली में सूर्य भी कमजोर हो, या सूर्य पीड़ित हो, या सूर्य साथ में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति किसी स्त्री के कारण अपयश को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को किसी स्त्री के कारण अपयश मिलता है, अपमान होता है। ठीक। क्यों? क्योंकि सूर्य मान सम्मान का कारक है और शुक्र जो है वो स्त्री का कारक है। और छठा भाव जो है आपका, वो किसका कारक है? तनाव, कलह, मुकदमा, लड़ाई झगड़े, ठीक है, अपमान, अपयश, इन सब चीजों का। तो इसलिए अगर इस तरह का संयोग बनेगा, अभी आपको हो सकता है ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि ये तो बहुत सारी जानकारी है, इसे हम कैसे याद करेंगे, है ना। वहां पे जब जन्म पत्रिका खोल के बैठेंगे तो ये सब चीजें याद कहाँ से आए। तो अभी इसीलिए हम लोग ना बहुत पढ़ रहे हैं। एक विचार है किसी बड़े व्यक्ति का, मुझे नाम ध्यान नहीं है। वो कहता है कि वो बड़े संगीतकार थे कोई, कहते थे कि पहाड़ जितना रियाज करो, पहाड़ जितना अभ्यास करो, उसमें से मुट्ठी भर निकालो, पहाड़ में से एक मुट्ठी पत्थर कंकड़ रेत निकालो, और उस एक मुट्ठी को आप मंच पर बैठ करके श्रोताओं पर जब फेंकेंगे तो उन्हें पहाड़ जितनी चोट लगेगी। मतलब पहाड़ जितना रियाज करने के बाद मुट्ठी भर निकालिए और उस मुट्ठी को दीजिए, उन्हें पहाड़ ही मिलेगा, क्योंकि सार है। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आप जितना अधिक भावों को, ग्रहों को, राशियों को जानेंगे, उसमें से आप थोड़ा भी निकाल लेंगे तो ये समझिए जिसे आप देंगे उसके लिए वो उतना ही होगा, क्योंकि आपका सार होगा वो। ठीक है। चलिए, तो छठे भाव से हम ये सारी चीजें देखते हैं। सप्तम की ओर बढ़ते हैं। सातवें भाव से पहली चीज, इसका नाम है विवाह, और दूसरा नाम इसका होता है पत्नी। विवाह पत्नी। किसी व्यक्ति का विवाह कैसा होगा, किसी व्यक्ति को विवाह में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इसका विचार हम लोग सातवें भाव से करते हैं। सप्तम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठते हैं, क्योंकि केंद्र स्थान शुभ ग्रह बहुत शुभ फल देते हैं, तो व्यक्ति का जीवन जो है, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर होगा, गृहस्थ जीवन बड़ा सुंदर। व्यक्ति की पत्नी बड़ी अच्छी होगी। पत्नी कैसी होगी उसका भी विचार इसी से करते हैं। यदि कोई पूछे आपसे कि मेरी पत्नी, यद्यपि ये रेसिज्म है, रंग भेद है, लेकिन यदि कोई पूछे आपसे कि मेरी पत्नी गोरी होगी या सांवली होगी, डार्क टोन की होगी या फेयर टोन की होगी, कैसे बताएंगे? तो उसका सामान्य सा नियम है, आप अपनी कुंडली भी चेक कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र या चंद्रमा बैठा हो, ऐसी व्यक्ति की पत्नी जो है वो गोरे वर्ण की हो। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि बैठा हो, ऐसे व्यक्ति की पत्नी का जो रंग है वो थोड़ा डार्क होगा। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की सप्तम भाव में मंगल बैठता हो, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी का रंग जो है वो थोड़ा एक, जिसे कहते हैं ना कि गेहुआ रंग, गेहुआ रंग होगा। आप मैसेज लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने ये लगा रखा है ना माइक, आप मैसेज में लिख। तो क्या होगा, इस तरह का वर्ण होता है। ये एक जनरल बात। ठीक है। अब इसमें आप एड ऑन क्या करेंगे? एड ऑन ये होगा कि जो, हाँ,
बिल्कुल शुक्र बुध हो तो स्वाभाविक सी बात है। एक और चीज है, अगर शुक्र बुध हो किसी के सप्तम भाव में, ऐसी व्यक्ति की पत्नी जो है वो एक चंचल स्वभाव होता है ना, उस तरह की हो। मतलब एक तो होते हैं बहुत गंभीर रहते हैं, बहुत सीरियस रहते हैं, तो बहुत सीरियस नेचर की नहीं होगी, चुलबुला स्वभाव रहेगा, तो ये जरूर होगा। और सप्तम भाव में राशि कौन सी है ये मैटर करती है। सातवें भाव पे दृष्टि किसकी है ये मैटर करता है। ठीक है, हम ना सुन नहीं पाएंगे। अ, अब जो भी मतलब प्रश्न है या टिप्पणी है वो मैसेज से करनी पड़ेगी। तो सातवां भाव आपका बताएगा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, सुख होगा या सुख नहीं होगा, या पत्नी कैसी होगी, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा। पत्नी का स्वभाव दो ग्रहों पे डिपेंड करेगा। एक, जो उस घर का मालिक होगा उसके, जैसे मान लीजिए आपके सातवें भाव में जो राशि होगी, उस राशि का जो स्वामी होगा, उस राशि के स्वामी के आधार पे उनका स्वभाव होगा। और उसमें जो ग्रह बैठा होगा, उस ग्रह के आधार पे उनके जो वेश है, वेशभूषा है, बनावट है, आकृति है, वो सारी चीजें वैसी होंगी। ठीक, सेम होगा पति के बारे में, पति पत्नी के बारे में और पत्नी पति के बारे में, क्योंकि विवाह का कारक है। पत्नी शब्द से मतलब यहाँ पे होता है पार्टनर, आपके जो पार्टनर है वो कैसे होंगे। ठीक है, बस एक डिफरेंस आता है, वो क्या है कि स्त्री जो है वो अपने पति का विचार जब करती है, कन्या की कुंडली में, जन्म पत्रिका में जब पति का विचार किया जाएगा तो किया जाएगा बृहस्पति से, और पुरुष की कुंडली में जब उसकी पत्नी का विचार किया जाएगा तो किया जाएगा शुक्र से। ठीक है, तो सप्तम भाव का विश्लेषण करते हुए, सप्तम भाव का विश्लेषण करते हुए जब आप विचार करेंगे पति पत्नी का, तो दो तीन चीजों का करेंगे। एक तो सातवें भाव का करेंगे, और शुक्र चाहे कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, उस भाव से संबंधित हो या ना हो, शुक्र का विचार जरूर करेंगे। विवाह को लेकर के शुक्र का ही विचार होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको ना मैसेज करना पड़ेगा भाई। यदि कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैसेज कर दीजिए, हम उसका उत्तर दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पार्टनरशिप और व्यापार। यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं, हाँ कुंभ राशि है तो स्वामी शनि है, टोन में थोड़ी डार्कनेस आ जाएगी, शनि का प्रभाव आ जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं व्यापार और पार्टनरशिप। यदि कोई व्यक्ति व्यापार करता है किसी के साथ मिल करके, जिसमें किसी की पार्टनरशिप, तो ऐसी अवस्था में सप्तम भाव से उसके व्यापार का विचार किया जाएगा। ठीक है, तो सातवां भाव व्यापार का विषय। यदि सप्तम भाव में बुध संबंध रखता हो तो वो व्यक्ति सेल्स से संबंधित कोई व्यापार करेगा, लेन देन से संबंधित कोई व्यापार करेगा। अगर वहां शुक्र हो तो कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, भौतिक वस्तुओं से संबंधित व्यापार कर सकता है। यदि वहां मंगल हो तो भूमि, कंस्ट्रक्शन आदि से संबंधित व्यापार कर सकता है। यदि वहां शनि हो तो वो कोई कर्मचारी हो सकता है, वो ट्रांसपोर्ट से संबंधित, वाहन से संबंधित, पशु क्रय विक्रय, या वकील हो सकता है। ठीक, उससे संबंधित व्यापार करेगा। लेकिन उस व्यापार में हमेशा किसी व्यक्ति का ये किसी तरह से भी उसमें योगदान जरूर रहेगा, क्योंकि पार्टनरशिप का स्थान है। इसके बाद क्या प्रश्न है आपका। सातवें भाव में मिथुन राशि हो तो स्किल फील्ड में काम करेगा। सातवें में यदि मिथुन राशि है तो देखना पड़ेगा कि बुध की स्थिति कैसी है। बुध की स्थिति अच्छी हो, क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, आठवें शुक्र 8वें में हो, 7वें, हाँ वही हम कह रहे हैं।
एक चीज समझिएगा, व्यापार व्यक्ति सिर्फ 7वें भाव से नहीं करता है, ठीक है। व्यापार और कार्य क्षेत्र व्यक्ति जब चुनता है तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं। एक ज्योतिषी, एक अच्छा ज्योतिषी उसे चारों में से एक बेस्ट विकल्प बताता है। व्यापार व्यक्ति कर सकता है अपने दशम में, नहीं दशम पे नहीं जाएंगे भाई, व्यापार व्यक्ति कर सकता है अपने दूसरे स्थान से, जो कुंडली का 2nd हाउस है उससे व्यापार कर सकता है, बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन भाव अच्छा हो और उसका कारक ग्रह अच्छा हो। दूसरा विकल्प है कि व्यक्ति व्यापार कर सकता है अपने 4th स्थान से। 4th स्थान से व्यापार करेगा तो भी उसमें वो फायदा लाभ मिलेगा, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए, कारक ग्रह अच्छा होने चाहिए। तीसरा जो विकल्प है वो है 7वां स्थान, सप्तम स्थान से कर सकता है। चौथा जो कारक है वो है 10वां स्थान, दशम स्थान, और 5वां है एकादश, 11वां स्थान। ये 5 स्थान होते हैं जहां से व्यक्ति व्यापार या अपना कार्य क्षेत्र चुन सकता है, ठीक है। उसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन सा चुनना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए, कैसे आप तय करेंगे कि कौन सा भाव हमारा सबसे बली है। अभी तो हम सिर्फ भावों के बारे में जान रहे हैं कि भाव कौन सा सेपरेट भाव क्या काम करता है, ठीक है। आमतौर पे हम लोग जब किसी को व्यापार की सलाह देते हैं तो 2-3 भावों को मिला करके दे देते हैं, या 2-3 ग्रह जो बहुत अच्छे हों कुंडली में, उन तीनों को मिला करके कोई व्यापार करने की सलाह देते हैं, ठीक है, समझिएगा। और सलाह व्यापार की देनी चाहिए दशा के अनुरूप। किसी की कुंडली में राजयोग हो लेकिन दशा ही ना हो, और आपने कह दिया कि तुम्हारी कुंडली में तो ऐसा योग है और आप इससे व्यापार को करो, खूब चलेगा। शनि तो बहुत अच्छा है लेकिन शनि की दशा ही नहीं है, सूर्य की दशा है, तो उसका व्यापार जो है फेल हो जाएगा। तो इसलिए दशाओं पे भी विचार करेंगे। व्यापार का कारक दूर प्रवास का कारक है, घर से दूर जाएगा यदि कोई व्यक्ति तो वो या तो 7वें भाव से जाता है या 12वें भाव से जाता है, ठीक है। उसे अपने घर में रह करके सफलता मिलेगी या घर से दूर जाकर के सफलता मिलेगी, या घर में रहेगा या घर से दूर जाएगा, ये आप 7वें भाव से बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बताएंगे? जो डिटेचमेंट के ग्रह हैं यदि वो उसके से संबंध रखते हैं, जैसे शनि है, राहु है, यदि संबंध रखते हैं तो वो दूर जाएगा। यदि अटैचमेंट के ग्रह हैं, शुक्र है आपका, शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया, है ना, सूर्य हो गया, ये अगर संबंध रखते हैं तो व्यक्ति घर के नजदीक रहेगा, घर के समीपस्थ रहेगा। देखिएगा आप, यदि किसी व्यक्ति के सप्तम भाव का कारक शनि हो, यदि किसी के सप्तम भाव से संबंधित शनि हो, ऐसा व्यक्ति घर से दूर जाता ही, वो घर से दूर ही रहेगा, ठीक है। तो ये है। और कोर्ट कचहरी में यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, इसका भी प्रभाव सप्तम भाव से भी देखा जाता है, 6ठे भाव से भी देखा जाता है, 7वें भाव से भी देखा जाता है, ठीक है। किसी की मैरिड लाइफ में डाइवोर्स होगा नहीं होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे या व्यापार में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये सब चीजें सप्तम भाव बताता है। यदि मंगल किसी भी तरह से गलत रूप से प्रभावित करता हो तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में और गृहस्थ जीवन में समस्याएं आती हैं, और वो समस्याएं जो है वो कचहरी तक जाती हैं, ठीक है। तो ये हम, आप इसमें मत जाइएगा, जो हम उदाहरण बता रहे हैं ना उन पे बहुत ध्यान मत दीजिए, उन्हें समझिए बस। आपको याद रखना है कि वो भाव किस किस चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उतना ही याद रखें। इसके बाद आते हैं 8वें स्थान पर। आज लग रहा है 8 ही कर पाएंगे। अष्टम स्थान पर आते हैं। 8वें स्थान का सबसे पहला जो कारक, इसका नाम है आयु। कुछ लोग इसे मृत्यु का स्थान भी बोलते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से आयु का स्थान, क्योंकि आयु जब समाप्त हो जाती है तो मृत्यु स्वतः हो जाएगी। 8वां बताता है आप जिएंगे कैसे, और 7वां स्थान बताता है आप मरेंगे कैसे, क्योंकि 7वां स्थान मारक है। जब आप पढ़ेंगे कि हर ग्रह से, हर भाव से उतने भाव पे उस भाव का भाव होता है, मतलब जैसे कि प्रथम भाव गेनिंग का भाव, उत्पत्ति का भाव है, और 12वां भाव त्याग और विनाश का भाव है, समाप्ति का भाव है।
तो पहले से जो 12वां भाव होता है तो उस वस्तु के विनाश का भाव होता है। ठीक है, जैसे कि दूसरा भाव को अगर आप प्रथम भाव मान लेते हैं तो उसका 12वां स्थान कौन सा होगा? पहला भाव। आप समझ पा रहे हैं जो हम कह रहे हैं? एक बार मैसेज में बताएं कि समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रत्येक भाव से उसके जो मान लीजिए जो जैसे दूसरा भाव ही इसी को उदाहरण बताए, दूसरे भाव से 12वां भाव कहलाएगा पहला भाव, प्रथम भाव दूसरे भाव का 12वां स्थान। तो दूसरे भाव से क्या हम करते हैं? धन वाणी कुटुंब। ठीक है, और उसकी जो समाप्ति है, उसका जो आउटकम है वो निकल करके कहाँ आता है? आप पर, आपके जीवन में परिलक्षित होता है। ठीक है, इसी तरह तीसरे भाव का 12वां भाव है दूसरा भाव। आप जो पराक्रम करते हैं, आप जो मेहनत करते हैं, आप जो परिश्रम करते हैं, आपके भाई के साथ आपके संबंध कैसे कहाँ परिलक्षित होंगे? कुटुंब में, परिवार में। चौथे भाव का 12वां भाव है तीसरा भाव। घर होगा, गाड़ी होगी, सुख होगा, तो कहाँ कमी करेगा? परिश्रम में। ठीक है, समझ गए? परिश्रम में कमी कर देगा, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। समझिए? तो इसी तरह से आप विद्या बुद्धि अर्जन जो करते हैं 5वें भाव से, उसका कहां पर इन्वेस्ट और आप उसे लगाएंगे? घर में, घर गाड़ी वाहन घोड़ा ये बनाने में लगाएंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के हर भाव से 12वां भाव क्या कहलाता है? उसका, उसकी समाप्ति का भाव कहलाता है। तो 8वां भाव क्या? आयु, और उससे 12वां हो गया 7वां। तो 7वां क्या है? आयु की समाप्ति। तो इसलिए 7वें भाव को मारक स्थान कहा जाता है। अभी मारक पढ़ाएंगे, लेकिन इनिशियली समझ लीजिए 7वां स्थान मारक स्थान। 7वां स्थान आपकी मृत्यु का स्थान, आपकी समाप्ति का स्थान, क्योंकि जीवन में एक ना एक दिन तो समाप्त होना ही है। कैसे होंगे, कब होंगे, 7वां भाव बताता है। ठीक है, तो अष्टम भाव आयु है। 8वें भाव से पता चलता है कि आपकी आयु कितनी होगी। यदि 8वां भाव मजबूत है, 8वां भाव आपका स्ट्रोंग है, तो 8वां भाव बताएगा कि आपकी आयु कैसी होगी और आप जिएंगे कैसे, आपका जीवन कैसा होगा। आप हाई क्लास जिएंगे, मीडियम क्लास जिएंगे, या आप निम्न क्लास जिएंगे, 8वां भाव बताएगा। 8वां भाव जितना मजबूत होगा उतना अच्छा जीवन आप जी। ठीक, उसके बाद क्या? दुख का स्थान। 8वां भाव पीड़ित होगा तो बताएगा कि आपके जीवन में दुख कितना होगा, आपको दुख कितना मिलेगा, कष्ट कितना मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के 8वें स्थान में शनि बैठ जाए तो वो व्यक्ति किसी ना किसी वजह से दुखी रहता ही, कोई ना कोई कारण उसे ढूंढ लेगा। वो कारण को ना ढूंढे, लेकिन कारण उसे ढूंढ ले, दुखी रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति के 8वें स्थान में चंद्रमा बैठ जाए तो मानसिक रूप से थोड़ा तनाव में रहता है। सूर्य बैठ जाए तो मान सम्मान को लेकर के तनाव रहता है। बुध बैठ जाए तो व्यापार को लेकर के तनाव रहता है। मंगल बैठ जाए तो लड़ाई झगड़े को लेकर के तनाव रहता है। ठीक, तो 8वां स्थान जो है दुख का भी स्थान और आर्थिक स्थिति का स्थान। दूसरा स्थान भी आर्थिक स्थिति का स्थान है। 8वें भाव में क्या है? राहु हो। राहु हो तो वो अपने शॉर्ट टेम्परिंग के कारण दुखी रहता है, कठोर वाणी बोलता है उसके कारण दुखी रहता है, आपसी संबंधों में दुखी रहता है। ठीक है, और गुडविल नहीं मिलती है इस वजह से दुखी रहता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं इस वजह से दुखी रहता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जीवन, और ये होंगी दशाओं में ज्यादा। ठीक, तो इसके बाद क्या काम है? आर्थिक स्थिति बताता है, क्योंकि दृष्टि जो है दूसरे स्थान की 8वें पे सीधी पड़ती है और 8वें की दूसरे पे सीधी पड़ती है, एक दूसरे को देखते हैं। तो आर्थिक स्थिति का दोनों लोग क्या करते हैं? दोनों लोग मतलब दोनों ग्रह, दोनों स्थान बताते हैं। दूसरा स्थान भी और 8वां स्थान। 8वां स्थान क्या बताएगा? दूसरा स्थान बताएगा लिक्विडिटी, कि आपके पास जेब में पैसा कितना है।
8वां स्थान बताएगा कि आपके जीवन में एवरेज पैसा कितना रहेगा, आप आर्थिक रूप से कितने समृद्ध होंगे। 8वें स्थान में शुक्र शनि हो तो बहुत अच्छा है, 8वें स्थान में यदि शुक्र शनि हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन भौतिक वस्तुओं को लेकर के दुखी रहे, भौतिक वस्तुओं को लेकर के, अपने जीवन के निजी जरूरतों को लेकर के, जरूरतों को पूर्ति करने में जो है आपको समस्याएं रहेगी, उसमें दिक्कतें हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मानसिक क्लेश आ जाएगा, अचानक संकट जो आएंगे जीवन में वो 8वां स्थान बताएगा। अष्टमेश की दशा जब भी होगी बच के रहे, अचानक दुर्घटनाएं होती हैं, अचानक दिक्कतें आती हैं, अचानक नुकसान होते हैं, तो 8वां स्थान इसका कारक है। और गुप्त धन का कारक है। गुप्त धन का अर्थ हो गया कि जहां आपको नहीं आशा थी कि यहां से मुझे लाभ हो जाएगा, आकस्मिक लाभ हो जाता है। अच्छे ग्रह हों, अच्छे योग हों तो आकस्मिक लाभ हो जाता है, ठीक। और रहस्य विद्या ये विशेष है इस भाव का। यदि किसी का अष्टम स्थान अच्छा हो, ऐसा व्यक्ति किसी एक ऐसी विद्या में पारंगत होता है जो रहस्यमयी विद्या हो, जैसे ज्योतिष आदि। ज्योतिष को भी 8वें स्थान से देखा जाता है, तंत्र मंत्र को भी देखा जाता है, और बहुत अच्छे आचार्य जो हो ऐसे व्यक्ति को देखा जाए। एक और बात है, अगर किसी का अष्टम स्थान अच्छा हो, अष्टम स्थान में केतु यदि होगा ना किसी व्यक्ति के, तो ये समझिएगा कि वो व्यक्ति जीवन में कभी लालची नहीं रह सकता। लालची का अर्थ है कि वो चाहे जितना चाह ले, वो चाहे जितना सोच ले कि मैं जोड़ लूं, मैं समझ के खर्च करूं, मैं ये कर दूं, कभी नहीं हो सकता है। हाथ खुला रहेगा, दिल खुला रहेगा, यदि कोई उसके द्वार पे आ गया तो वो बांटेगा ही बांटेगा, ठीक है। और यदि ये तीनों ग्रहों की भावों की बात है, 6, 8 और 12, 6, 8 और 12, यदि यहाँ किसी के शुभ ग्रह हैं, यहाँ किसी का शनि है, यहाँ किसी का केतु है, यहाँ किसी का सूर्य है, ऐसा व्यक्ति कभी हाथ बांध के रह ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा इमोशनल होता है, वो इमोशन में आकर के जो उसके द्वार पे आ गया या जिसने उससे प्रार्थना कर ली उसके लिए कर ही दे, ठीक है। तो 8वां स्थान इसका कारक है, गुप्त विद्याओं का कारक। 8वां स्थान मेडिकल का भी कारक है। मेडिकल की पढ़ाई भी गोपनीय विद्या है, शरीर के अंदर का जानकारी है, ठीक है। तो इसलिए 8वें स्थान से ये भी देखा जाता है, यदि किसी के मेडिकल के ग्रह अच्छे हों, जैसे मंगल अच्छा हो और अष्टम स्थान से बढ़िया संबंध बना रहा हो, तो वो सर्जन हो सकता है। किसी व्यक्ति का शुक्र बहुत अच्छा हो और 8वें स्थान से अच्छे संबंध बनाता हो तो मेडिसिन में जा सकता है, ठीक है, या फिर वो अभिनय में जा सकता है। तो गोपनीय विद्याओं का कारक है और त्वरित लाभ का कारक है, आकस्मिक लाभ का कारक है, ठीक है। तो 8 स्थान आज हमने कंप्लीट किए। अब आपको जो भी इसमें सवाल हैं वो आप ले सकते हैं, 10 मिनट हम ले जी बोल के आप सवाल पूछ सकते हैं। जिन्हें भी कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी सवाल मन में आ रहा हो, किसी भाव से संबंधित हो, किसी ग्रह से संबंधित हो, जरूर पूछा करें, क्योंकि अब लग हमें तो अजीब लग रहा है, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हम तो खूब सवाल पूछा करते थे, क्योंकि बड़ी जिज्ञासा होती थी, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सूर्य और चंद्रमा छठे घर में, सूर्य चंद्रमा छठे मानसिक कष्ट देगा ही देगा। मकर राशि में। हाँ, मानसिक कष्ट देगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपका स्वभाव ऐसा बना देगा, एक तो आपको छोटी कोई जरा सी बात कह दे उसे आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य है तो सीधा मान सम्मान पे लेते हैं। अगर कोई किसी ने जरा सी बात कह दी तो हर्ट एकदम होता है एक बार, ये सूर्य के कारण होगा। दूसरी चीज है कि चंद्रमा के कारण आप उस बात को बहुत लंबे समय तक कैरी करेंगे,
मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने कही और आपने उसे वापस से जवाब दिया और बात वहीं खत्म होगी, नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप चाहेंगे भी कि मैं इसे अपने दिमाग से निकाल दूं, मैं फ्री हो जाऊं। ना ये व्यक्ति मैटर करता है, ना ये बात मैटर करती है, लेकिन आपका मन बार बार आपको रिकॉल कराता है, मन परेशान हो जाएगा। तो सूर्य चंद्रमा वहां बैठ करके यदि कमजोर हो तो वो व्यक्ति को मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से सेंसिटिव बना देते हैं, संवेदनशील। यदि मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति उस पर विजय प्राप्त करता है। मान लीजिए किसी ने कुछ कहा तो वो उसे वहीं तुरंत ठीक कर देगा। मतलब ये जो सिचुएशन है वो सामने वाले फेस करेगा, फिर आप नहीं करेंगे, आप नहीं सोचेंगे, फिर वो सोचेगा 2 दिन बैठ के कि मैंने से क्यों कहा था। एक हमारे मित्र हैं, आप जानते हैं, देवबंद के हैं, आपका शुभम। परिचय है ना, हमारे सहपाठी। उनका नाम इसलिए नहीं रिवील कर रहे हैं कि पर्सनल जानकारी। तो उनका लग्न में वृश्चिक राशि का राहु है, और वृश्चिक राशि का राहु होने के कारण अगर कोई व्यक्ति आकर के उनसे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बात करता है ना जिससे अंतर्द्वंद हो, कोई गलत बात कहेगा या उन्हें छेड़ेगा, तो विद इन 10 सेकंड में या 20 सेकंड में वो उसे ऐसा जवाब देते हैं कि वो जीवन में कभी उन्हें वापस से वैसी बात नहीं करेगा, कभी उन्हें नहीं छेड़ेगा। बहुत सौम्यता से जवाब देंगे, बहुत शांति से जवाब देंगे, ठीक है, लेकिन वो उन्हें जीवन में कभी नहीं छेड़ेगा और तनाव में रहेगा, और वो तनाव लेते नहीं है। तो इसका कारण क्या है कि लग्न में पहली बात तो वृश्चिक का स्वामी मंगल, मंगल अपने आप में दृढ़ है, सेनापति है, वो किसी की सुनता नहीं है, वो डरता नहीं है। ऊपर से बैठ गया राहु, राहु लिमिटलेस है। राहु तो एकदम, मतलब राहु की जो प्रवृत्ति है दुष्ट प्रवृत्ति है, वो डरता नहीं है, वो इस बात से भी नहीं डरता कि रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, और तुरंत जवाब देता है। तो इसलिए आप जीवन में जिस ग्रह से प्रभावित होंगे उस ग्रह का प्रभाव आपके पूरे जीवन में होगा। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं, यदि किसी का हो उसके बाद एंड करते हैं। हमें लगता है आज के लिए पर्याप्त है। तो कल से हम लोग कल हम भावों को कंप्लीट कर लेंगे और राशियों की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल ज्योतिष पे काम करेंगे, फिर कुंडलियों पर काम करेंगे, युति पर काम करेंगे, संबंधों पे काम करेंगे, दृष्टियों पर काम करेंगे, पुनः शब्दों पर। फिर आप परसों से, हमें लगता है कि कल से ही कोशिश करें कि कल से सब लोग वीडियो ऑन रखें और नोटबुक और पेन पेपर लेकर के बैठे, क्योंकि कल से या परसों से हम लोग प्रैक्टिकल ज्योतिष पे काम करना शुरू करेंगे। आप कुंडली कैसे देखेंगे, वास्तविक कुंडली कैसे देखेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।